गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं बच्चों? बढ़िया हैं सभी। लास्ट क्लास में बच्चों हमने मॉलिक्यूलर चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। इसके बाद बच्चों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जेनेटिक्स वाला पार्ट, आनुवंशिकी। आनुवंशिकी, वंशागति व विविधता के सिद्धांत। क्लियर? इस चैप्टर की बच्चों हम यहाँ पर अब शुरुआत करेंगे कि इस चैप्टर में एग्जैक्टली होता क्या है। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ये आपके एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 है, जिसके अंदर हम मेंडल के जेनेटिक्स के बारे में पढ़ते हैं। मेंडेलियन जेनेटिक्स, मॉर्गन की बातें हम सीखेंगे। हम यहाँ पर सीखेंगे कि लिंकेज क्या होता है। हम यहाँ सीखेंगे कि पेडिग्री को एनालिसिस कैसे किया जाता है। ये सारी बातें हम इस चैप्टर के अंदर कवर करते हैं। ये चैप्टर एग्जाम पॉइंट व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अप्रोक्सीमेटली बच्चों यहाँ से 5, 6, 7 इस रेंज में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सबसे खास बात है इस चैप्टर की कि ये चैप्टर अगर एक बार समझ में आ जाता है ना, तो ये भूलते नहीं है। ये चैप्टर में से आपकी गलती के चांस भी बहुत कम ही रहते हैं। इसमें क्या याद करने वाली बातें बहुत कम होती हैं। बस एक बार आप लोग को चैप्टर के कंसेप्ट समझ में आ जाए कि हाँ, 2 प्लांट थे, उनका क्रॉस ऐसे करा के हमें आंसर देना है। तो एक बार कंसेप्ट समझ में आ गया ना, फिर तो आप आज नहीं कितने ही दिन बाद आपसे पूछा जाए तब भी आप इसका बड़े इजीली आंसर दे सकते हैं। तो चालू करते हैं जेनेटिक्स के बारे में। आनुवंशिकी होती क्या है और ये टर्म किसने दी है, इसी के बारे में बच्चों हम यहाँ पर शुरुआत करते हैं। यहाँ पर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सबसे पहले आनुवंशिकी शब्द किसने प्रस्तुत किया। आनुवंशिकी शब्द प्रस्तुत करने वाले साइंटिस्ट थे डब्ल्यू बैटसन। डब्ल्यू बैटसन ने जो पहली बार ये जेनेटिक्स टर्म दी थी। अच्छा, जेनेटिक्स में होता क्या है? जेनेटिक्स के अंदर हम दो चीजों का अध्ययन करते हैं। दो चीजों की सम्मिलित अध्ययन, यही बच्चों जेनेटिक्स कहलाती है। ये दो चीजें होती हैं, इसमें एक होती है आनुवंशिकता और एक होता है विभिन्नता। मतलब इसमें एक होती है हेरिडिटी और दूसरा होता है वेरिएशन। तो हेरिडिटी और वेरिएशन, इन दोनों का सम्मिलित अध्ययन ही जेनेटिक्स कहलाता है। मतलब दो चीजों का अध्ययन कर रहे हैं। इसमें बच्चों हेरिडिटी या आनुवंशिकता किसको कहते हैं? आनुवंशिक लक्षणों का पैतृकों से संततियों में स्थानांतरण। मतलब पेरेंट्स के जो लक्षण है बच्चों में स्थानांतरित हो जाए। पेरेंट्स में कोई लक्षण है, जैसे ऊंचाई का लक्षण है, कलर का लक्षण है, तो पेरेंट्स के लक्षणों का बच्चों में स्थानांतरित हो जाना, इसी को बच्चों हेरिडिटी कहा जाता है। लेकिन अगर बच्चों में कुछ डिफरेंसेस आ जाए, मतलब पेरेंट्स से जो लक्षण था उससे हल्का सा कुछ डिफरेंस आ जाए, तो उसे हम साथ ही साथ वेरिएशन कह देते हैं। जैसे आप इसको बच्चों ऐसे सीखिएगा, आपने देखा होगा कि अगर पैतृकों की ऊंचाई ज्यादा है, पैतृकों की लंबाई ज्यादा है, हाइट ज्यादा है, तो उनके जो बच्चे होते हैं सामान्य रूप से ऊंचे ही होते हैं। सामान्य रूप से ये होता है कि ऊंचे होते हैं। लेकिन अच्छा, ऊंचे ही हो रहे हैं मतलब कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहा है। लेकिन कभी कभी हम ये भी देख लेते हैं कि बच्चों की हाइट थोड़ी छोटी रह जाती है, या कई बार थोड़े बड़े भी हो जाते हैं। मतलब ऐसा हो सकता है कि थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है। तो कहीं ना कहीं डिफरेंस भी आता है, और ये डिफरेंस आना, इसी को बच्चों कहा जाता है वेरिएशन। यानी दो बातें क्या होगी? लक्षण का जाना, ये तो हो गया हेरिडिटी। लेकिन कई बार लक्षण जाने के बाद भी कुछ तो डिफरेंस आ ही जाता है, और वो जो डिफरेंसेस क्रिएट हो जाते हैं, उन्हीं डिफरेंसेस को नाम दे दिया जाता है वेरिएशन। जैसे अगर हम सिंपल सी बात है, जैसे पेरेंट्स होते हैं वैसे ही बच्चे होते हैं। मान लीजिए बच्चों, एक मेल एलिफेंट है, एक फीमेल एलिफेंट है, और इन दोनों की जब मैटिंग होगी तो इनका जो बच्चा होगा वो हमेशा एलिफेंट होगा, वो कभी गधा नहीं हो सकता। मतलब जैसे पेरेंट्स होते हैं वैसे ही बच्चे होते हैं। एनसीईआरटी यही कहती है कि जैसे पेरेंट्स वैसे बच्चे होते हैं। तो पेरेंट्स बच्चे सब सेम ही होते हैं। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि पेरेंट्स के लक्षण ही बच्चों में जा रहे हैं।
हाँ, अभी थोड़े से टाइम के लिए कुछ भी नेटवर्क इश्यू आ रहा है। एक मिनट, थोड़ी देर टाइम के लिए नेटवर्क इश्यू आ रहा था, तो थोड़े टाइम में वापस नॉर्मल हो जाएगा। अब ओके हो गया मेरे ख्याल से। अभी थोड़े टाइम के लिए कुछ हुआ था प्रॉब्लम। ठीक है, यस है ना। वो उस टाइम थोड़ा सी कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, अभी नेटवर्क की प्रॉब्लम हो जाती है बस ये। चलिए, वेरिएशन की हम बात करें। वेरिएशन का मतलब होता है एक ही जाति के सदस्यों के बीच में जो डिफरेंसेस आ जाते हैं उन्हें बच्चों में वेरिएशन कहलाते हैं। जैसे हम सबकी बात करें, हम सब बच्चों एक ही मानव जाति के, सब मानव जाति के हैं, लेकिन फिर भी हम सब में कई सारे डिफरेंसेस है। एक जाति के होते हुए भी, सबके अंदर सेम क्रोमोसोम होते हुए भी हम सब में डिफरेंसेस तो है, और यही डिफरेंसेस क्या कहलाते हैं बच्चों? वेरिएशन। तो समान जाति के सदस्यों में देखी जाने वाली भिन्नता ही क्या कहलाती है? वेरिएशन। तो अब दो बातें होगी, एक तो लक्षण कैसे जा रहा है, और लक्षण जाने के बाद ये विभिन्नता क्यों आ रही है। तो लक्षण का जाना तो हो गया हेरिडिटी, विभिन्नता मतलब वेरिएशन, और दोनों का सम्मिलित अध्ययन ही जेनेटिक्स कहलाता है। इस जेनेटिक्स में बच्चे एक टर्म में बड़े परेशान होते हैं कि सर ये हेरिडिटी तो ठीक है, कई जगह हम लोग बच्चों बोलते हैं इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस, और बच्चे अक्सर पूछते हैं कि सर ये हेरिडिटी और इनहेरिटेंस में क्या अंतर होता है। बच्चे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सर इन दोनों में क्या अंतर है। मैं आप लोगों को बस इतना सा बताऊंगा कि हेरिडिटी जो होती है, ये बच्चों स्थानांतरण का एक अध्ययन है। ये अध्ययन है और ये एक प्रक्रिया है। जैसे इसको आप बच्चों ऐसे सीखिएगा, माता पिता के लक्षण बच्चों में ट्रांसफर हो रहे हैं। तो ये जो प्रक्रिया चल रही है ना, ये प्रक्रिया मतलब वही गैमिट बन रहे हैं, फर्टिलाइज हो रहे हैं, अगली पीढ़ी आ रही है। तो ये जो प्रक्रिया प्रक्रिया हो रही है ना, प्रोसेस हो रही है ना, इसको बच्चों हम इनहेरिटेंस कह देते हैं। लेकिन उस प्रक्रिया की आपने अध्ययन की, आपने अध्ययन किया, तो उसी अध्ययन को फिर हेरिडिटी कह देते हैं। मतलब आप अध्ययन कर रहे हैं तो उसको हेरिडिटी नाम दे देते हैं। तो जो प्रोसेस चल रही है वो इनहेरिटेंस है, और अध्ययन कर लिया जाए तो वही इनहेरिटेंस ऑफ हेरिडिटी का नाम बन जाता है। तो लगभग बात एक ही है, और कई जगह तो हेरिडिटी इनहेरिटेंस एक ही लेके चल लेते हैं, लेकिन हल्का सा जो डिफरेंस होता है ये मैंने आप लोगों को बता दिया कि इनमें क्या बेसिक डिफरेंस यहाँ पर रहता है। अच्छा, जेनेटिक्स में अगर बच्चों हमें एक आनुवांशिक लक्षण बनाना है, आनुवांशिक लक्षण, आनुवांशिक लक्षण इंग्लिश में लिखूं तो ये बच्चों हो जाता है जेनेटिक कैरेक्टर। जेनेटिक कैरेक्टर, सबसे पहली बात आती है कि जेनेटिक कैरेक्टर कहा किसे जाता है। जेनेटिक कैरेक्टर का मतलब होता है ऐसा कैरेक्टर, ऐसा लक्षण जो जीन के कारण बनता है। अगर अपने शरीर में कोई लक्षण अगर जीन के कारण बनता है तो उसी को हम जेनेटिक कैरेक्टर नाम दे देते हैं। अपने बॉडी में से कई लक्षण हैं, अपनी बात करें मैं तो, कि कई सारे ऐसे लक्षण हैं जो जीन की वजह से बने हैं। जैसे अपनी जो ऊंचाई है, ये सब जीन की वजह से बनी है। अपना जो कलर है वो जीन की वजह से बना है। अपने हेयर स्ट्रेट है, कर्ली है, वो भी जीन की वजह से हुआ है। हम कितने इंटेलिजेंट है वो भी जीन की वजह से होता है। अपनी आंखों का रंग कैसा है वो भी जीन की वजह से होता है। यानी अपने शरीर में जीन की वजह से कई लक्षण तैयार होते हैं, और वही लक्षण कहलाते हैं जेनेटिक कैरेक्टर। अब बात आती है जीन की वजह से लक्षण कैसे तैयार हो जाते हैं, कैसे लक्षण तैयार हो जाते हैं, इस बात को मैं आपको बताऊं। अगर बच्चों में जेनेटिक कैरेक्टर लाना है तो इसके लिए सबसे पहली और सबसे मुख्य आवश्यकता होती है कि इसके लिए जीन होना बहुत जरूरी है। बहुत ध्यान सुनना बेटे, लक्षण लाने के लिए सबसे पहली, सबसे बेसिक आवश्यकता जीन होना बहुत जरूरी है। जैसे इसको आप ऐसे समझिएगा, यहां पर हम कोई लक्षण लाना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए ऊंचाई लाना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या होगा? ये क्रोमोसोम है, बहुत ध्यान सुनना बेटे, क्योंकि ये जो आज मैं बेसिक सिखा रहा हूं बार बार रिपीट होगा। यहां पर ये बच्चों कोई क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम का एक छोटा सा पार्ट मैंने ले लिया है, और इस छोटे से पार्ट को नाम दे दिया जाता है जीन। इसको जीन कहते हैं। अब बच्चों ये जीन करती क्या है? जीन की वजह से बनता है आरएनए, आरएनए से बनता है प्रोटीन या एंजाइम। फिर ये प्रोटीन या एंजाइम करते क्या है? सबस्ट्रेट को, क्रियाधार को उत्पाद में चेंज करते हैं, और जब बच्चों ये क्रियाधार उत्पाद में चेंज हो जाता है तो इसी उत्पाद की वजह से फाइनली लंबाई बढ़ती है। तो मुझे बताओ, ये लंबाई अल्टीमेटली आई तो जीन की वजह से। अरे जीन ने ही तो आरएनए बनाया, फिर उससे प्रोटीन बने, फिर सारा काम हुआ और अल्टीमेटली लंबाई आई। तो ये लंबाई आई किसकी वजह से? जीन की वजह से। और जीन की वजह से कोई लक्षण आए तो ऐसे लक्षण को नाम दे देते हैं जेनेटिक लक्षण या आनुवांशिक कैरेक्टर।
यही बच्चों आनुवंशिक कैरेक्टर कहलाते हैं, कि यही जेनेटिक लक्षण कहलाते हैं। अब समझिएगा, इस जेनेटिक लक्षण को लाने के लिए क्या जीन होना बहुत आवश्यक है? यस, जीन होना तो बहुत आवश्यक है, क्योंकि जीन नहीं होगी तो ये आरएनए प्रोटीन कैसे बनेंगे? काम ही नहीं होगा। तो सबसे पहली आवश्यकता जीन तो होना चाहिए, जीन तो होना चाहिए। साथ ही साथ बच्चों ये जो जीन है, ये जीन आरएनए प्रोटीन बनाना भी बहुत जरूरी है। इमेजिन करिए कि अपने शरीर में जीन तो है, लेकिन वो जीन एक्सप्रेस नहीं हो रही है, आरएनए प्रोटीन नहीं बना रही है, तो लक्षण नहीं आ पाएगा। मतलब जीन होना चाहिए, साथ ही साथ ये आरएनए और प्रोटीन बनाना चाहिए, मतलब अभिव्यक्त होना चाहिए, मतलब ये एक्सप्रेस भी होना चाहिए। ये एक्सप्रेस भी होना चाहिए। तो दूसरी शर्त, जीन की अभिव्यक्ति होना चाहिए, जीन का एक्सप्रेशन भी होना चाहिए। यानी लक्षण लाने के लिए दो बातें होगी। लक्षण लाने के लिए पहली बात क्या बताई मैंने? जीन चाहिए। लेकिन जीन होने से काम नहीं होगा, केवल जीन से काम नहीं होगा, उस जीन को साथ साथ एक्सप्रेस भी करना पड़ेगा। एक्सप्रेस भी करना पड़ेगा। ये छोटी छोटी बातें मैं आज बार बार बोलूंगा बच्चों। जीन का एक्सप्रेशन भी बहुत जरूरी है। मान लीजिए जीन है, काम नहीं कर रही है, तो कैसे लक्षण आ जाएगा? साथ ही साथ बच्चों एक खास बात यहां पे जरूरत पड़ती है कि इस जीन को अगर लक्षण बनाना है, एक्सप्रेस करना है, तो इसके लिए साथ ही साथ यहां पर कुछ स्पेशल कंडीशन भी होनी चाहिए। जैसे यहां पे वृद्धि हार्मोन होना चाहिए। जैसे इस जीन को अगर आरएनए प्रोटीन बनाना है, तो इस जीन को एक्सप्रेस करने के लिए हार्मोन होना या कोई सुटेबल इन्वायरमेंट होना बहुत जरूरी होता है। सुटेबल इन्वायरमेंट होना बहुत जरूरी होता है। अगर बच्चों ये वृद्धि हार्मोन नहीं होगा, तब भी गड़बड़ हो जाएगी। तो ये सुटेबल हार्मोन की उपस्थिति में ही ये जीन यहां पर एक्सप्रेस होती है। तो जीन एक्सप्रेशन के लिए उपयुक्त क्या होना चाहिए बच्चों? वातावरण होना चाहिए। वातावरण भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। बिना वातावरण के काम नहीं चलेगा। वातावरण बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ये वृद्धि हार्मोन एक तरह से बच्चों यहां पर वातावरण ही है। ये एक तरह का वातावरण ही होता है। अच्छा, एक बात आप लोग अब मुझे सभी बताइएगा, सभी ध्यान सुनिएगा। अगर हम अपनी ऊंचाई बढ़ाना चाहते हैं, अपनी ऊंचाई बढ़ाना चाहते हैं, तो ऊंचाई बढ़ाने के लिए हमारे पास तीन बातें होगी। क्या क्या बातें होगी? जीन तो चाहिए ही थी, साथ ही साथ वो एक्सप्रेस करना चाहिए, और इसको एक्सप्रेस कराने के लिए हमारे शरीर के अंदर ग्रोथ हार्मोन भी होना चाहिए, उस तरह का वातावरण भी होना चाहिए, तब जाके अल्टीमेटली अपनी ऊंचाई बढ़ेगी, अपनी ऊंचाई बढ़ती है। जैसे एक बात मैं आपको समझाता हूं। आप लोगों ने अक्सर ये देखा भी होगा और पढ़ा भी होगा कि हमारी जो ऊंचाई है, हमारी ऊंचाई लगभग 18-20 साल के आसपास तक अपनी हाइट बढ़ती है। ये पढ़ते हैं, लगभग 18-20 साल के आसपास तक अपनी ऊंचाई बढ़ती है। अच्छा, 18-20 साल के बाद अपनी ऊंचाई बढ़ना बंद हो जाती है। मुझे बताओ, 18-20 साल के बाद हम अपने शरीर में से ऊंचाई की जीन को बाहर फेंक देते होंगे। ऊंचाई की जीन बाहर फेंक देते हैं कि ऊंचाई नहीं चाहिए। तो फिर ये ऊंचाई बढ़ना बंद क्यों हो गई? हाँ, इसके पीछे कई रीजन होते हैं। उसमें बच्चों एक बड़ा रीजन हार्मोन का भी होता है, कि अपने अंदर प्रॉपर हार्मोन नहीं बन पाते, ग्रोथ हार्मोन नहीं बन पाते। तो मुझे बताओ, 20 साल के बाद भी अपने अंदर जीन तो है, जीन तो है, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर रही है। और क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि हार्मोन बनना बंद हो जाते हैं, और जब ये हार्मोन बनना बंद हो जाएंगे, तो जीन तो बैठी रहेगी, एक्सप्रेस होना बंद हो जाती है। अच्छा, अपने अंदर जीन है, जीन तो हमेशा रहती है, लेकिन आप खुद सोचिए, जीन है तो इसका मतलब अपने अंदर ऊंचाई बुढ़ापे तक बढ़ती रहनी चाहिए थी। बुढ़ापे में भी जीन तो रहती ही है, लेकिन वो एक्सप्रेस होना बंद हो जाती है। क्यों? उसके पीछे एक बड़ा रीजन ये भी होता है कि उस तरह का वातावरण नहीं मिलता है। जैसे मैं इसे एक एग्जांपल से और समझाता हूं। ये एग्जांपल बड़ा इंपॉर्टेंट सिखाता हूं मैं आपको, सुनिएगा सभी। हमारे शरीर में इंसुलिन हार्मोन बनता है। इंसुलिन हार्मोन बनता है। मेरे ख्याल से सभी बच्चे जानते होंगे कि ये इंसुलिन हार्मोन की जीन कहां है। हाँ, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इंसुलिन हार्मोन की जीन अपने शरीर में कहां बैठी है? कौन सी सेल में बैठी है? यस, सारे बच्चों ने बहुत अच्छा आंसर देना चालू कर दिया है। पेनक्रियाज में। यस। क्या अपने अंदर इंसुलिन की जीन पेनक्रियाज में बैठी है, अग्नाशय में बैठी है? अच्छा, यस। क्या ये इंसुलिन की जीन अपनी स्किन में बैठी है? स्किन में? हाँ? नहीं बैठी है, नहीं बैठी है, नहीं बैठी है, नहीं बैठी है। हाँ, जिन बच्चों ने नहीं लिखा वो गलत बोल रहे हैं। अपने अंदर स्किन की, अपने अंदर इंसुलिन की जीन बॉडी की हर सेल में है। ये बात आज बहुत अच्छे से समझ लेना, मैं ये चीज बार बार बोलूंगा आपसे। अपने अंदर इंसुलिन की जीन हर सेल में है।
आप बच्चे सोचते हैं कि सर पेनक्रियाज में पड़ा है, वहां इंसुलिन बनता है। अरे पेनक्रियाज की सेल में जो 46 क्रोमोसोम है, क्या वो इंसुलिन यहाँ स्किन में नहीं है? बिल्कुल है। अरे यहां पर भी तो वही 46 क्रोमोसोम है, और जब वही क्रोमोसोम है तो इंसुलिन की जीन तो यहां पे भी है। तो इंसुलिन की जीन, बहुत अच्छे सुनना, बॉडी की हर सेल में, बॉडी की हर सेल में। लेकिन आप सभी जानते हैं कि इंसुलिन हर सेल में नहीं बनता, केवल पेनक्रियास की, और वो भी बीटा सेल में ही बनता है। ऐसा पढ़ते हैं आप, पेनक्रियास की बीटा सेल में बनता है। वही क्यों बनता है? नहीं, वही क्यों बनता है? बाकी तो जीन तो यहां पर भी है। हाँ, यहां पर इसलिए नहीं बन पाता कि यहां पर उस तरह का इन्वायरमेंट नहीं है। अरे उस तरह का इन्वायरमेंट नहीं है, उस तरह का इन्वायरमेंट केवल पेनक्रियास की बीटा सेल में होता है, और इसीलिए पेनक्रियास की बीटा सेल में ही इंसुलिन तैयार होता है। तो मेरा क्वेश्चन, जीन होना सब कुछ नहीं है, जीन होना सब कुछ नहीं है, उस जीन का एक्सप्रेशन होना जरूरी है। और एक्सप्रेशन करने के लिए वातावरण का होना भी बहुत जरूरी है। एक्सप्रेशन करने के लिए वातावरण का होना भी बहुत जरूरी है। तो मुझे बताइए, यहां जीन तो है, लेकिन जीन होने से काम नहीं चल रहा है। स्किन के अंदर जीन है, लेकिन जीन होने से काम नहीं चल रहा है जब तक कि वो एक्सप्रेस ना करे, और उसको एक्सप्रेस करने के लिए उस तरह का वातावरण देना पड़ता है। जैसे और बढ़िया एग्जाम्पल मैं और लेता हूं, जैसे एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। हम सबके अंदर इंटेलिजेंसी की जीन है, बुद्धि की। मैं आगे आप लोगों को पढ़ाऊंगा भी कि बुद्धि को नियंत्रित करने के लिए 25 जीन काम करती है, एक दो नहीं, 25 जीन मिलकर हमें इंटेलिजेंट बनाती है। हम सबके अंदर हम सबके अंदर बुद्धि की बढ़िया बढ़िया जीन है, इंटेलिजेंसी की हम सबके अंदर बहुत बढ़िया बढ़िया सी जीन है। लेकिन फिर वही बात आ जाती है, जीन होना सब कुछ नहीं है। जीन होना सब कुछ नहीं है, उस जीन को एक्सप्रेस कराना पड़ेगा। अपने अंदर जीन है, लेकिन उस जीन को हमें क्या करना पड़ेगा? एक्सप्रेस कराना पड़ेगा, और उसको एक्सप्रेस करने के लिए हमें पढ़ना पड़ता है। अरे पढ़ना जरूरी है, यस। तो उसका एक्सप्रेशन करने के लिए उस तरह का वातावरण है। वातावरण कोई जरूरी कि हमेशा हार्मोन ही हो, वातावरण कुछ भी हो सकता है। अलग अलग जीन के लिए अलग अलग वातावरण डिसाइड होता है। जैसे किसी जीन के लिए हार्मोन एक वातावरण का काम करता है, किसी जीन के लिए अपना सराउंडिंग का जो टेम्परेचर होता है, हमारा जो खान पान होता है, हमारे अंदर जो विटामिन होते हैं, वो भी बहुत जरूरी होते हैं। तो कोई जरूरी नहीं कि वातावरण के लिए बस मैं हार्मोन ही लिखूं, कुछ भी हो सकता है। अलग अलग जीन के लिए अलग अलग वातावरण हो सकता है। तो यहां पर जो एक बेसिक बात मैंने अब आपको सबको क्लियर कर दी है, जीन की वजह से लक्षण तैयार हो तो उसको जेनेटिक लक्षण कहते हैं। उसके लिए तीन चीजें चाहिए, जीन होना चाहिए, एक्सप्रेस होना चाहिए, और वातावरण होना चाहिए। अब बच्चों, ये जो लक्षण आते हैं ना, बात को सुनना सभी, ये जो लक्षण आते हैं, क्या हमें अपनी ऊंचाई दिखाई देती है? सभी बोलना, क्या हमें अपनी ऊंचाई नजर आती है? यस आती है। हम अपनी नहीं बात करें, प्लांट एनिमल सबकी बात करें, तो ये जो लक्षण होते हैं जनरली दिखाई देते हैं, तो इनको कहा जाता है फिनोटाइप। जो दिखाई देते हैं उनको क्या कहते हैं बच्चों? फिनोटाइप। अब मुझे बताओ, हम सबकी ऊंचाई सबको दिखाई दे रही है, मतलब अपने फिनोटाइप दिखाई दे रहे हैं। अब इस ऊंचाई को लाने के लिए क्या जीन चाहिए? जीन तो चाहिए। फिर से कनेक्ट हो रहा है वो, एक मिनट, कनेक्ट हो रहा है। थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू था, अब ठीक है। अब सही है। ऑल ओके, ठीक है, वो थोड़ा सा अभी नेटवर्क की प्रॉब्लम हो गई थी। अब ओके ओके, फिर से मैं बात को समझता हूँ, एक मिनट, फिर से बात को वापस। जीनोटाइप के साथ साथ जीनोटाइप के साथ साथ वातावरण को जोड़ दिया जाए तो इसी से फिनोटाइप कहा जाता है।
यस, अब ठीक है, स्लाइड सबको दिख रही है बच्चों? थोड़ा सा यहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम चल रही थी आज। चलिए मैं अब फिर से उस पॉइंट पे वापस आता हूं कि जो हमें दिखाई देता है फिनोटाइप, जीन का टाइप कहलाता है जीनोटाइप। तो जीनोटाइप से काम नहीं चलता, उसके साथ साथ वातावरण होना चाहिए, और जीनोटाइप प्लस वातावरण मिलकर फिर क्या बनाते हैं? फिनोटाइप। यानी अपने जो फिनोटाइप आए हैं, जीन तो है ही अपने अंदर, लेकिन अपने वातावरण का भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्लियर? उनको भेजना यार, आज नेट की प्रॉब्लम क्या होती है? हाँ 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 यार, आज एक बार नहीं हो रहा है, ये 2-3 बार हो गया अभी अभी। देखो यार, इस इश्यू को सोल्व करो। कल भी बहुत दिक्कत आ रही थी। कल तो क्लास ही वो तो खराब ही हो गई, लाइव वाली, वो जो एंटी मोड पे चलती। हाँ, नेट की वजह से। चलिए ठीक है ना, कोशिश करो, देखो कुछ होता है यार, जुगाड़ यार ये। चलिए वापस अपने पॉइंट पर आते हैं। ये मैंने आप लोग को समझा दिया कि जेनेटिक कैरेक्टर कैसे बनते हैं। अब तो ठीक है ना, सबको अच्छे से दिख रहा है? ठीक। चलिए, एक मिनट, फिर से आने वाली है। आज नेट क्यों प्रॉब्लम कर रहा है? रिफ्रेश करने के बाद भी बच्चों दिक्कत आ रही है आज। अब देखो, अब आने लग गई क्या स्लाइड? सबको दिख रही है? यस, साइड दिख रही है। अच्छा, ना ऑल ओके, ठीक है ठीक है। चलो वापस अपने पॉइंट पे आते हैं। जेनेटिक्स में जो पहले साइंटिस्ट में लेने जा रहा हूं वो है ग्रिगोर जोहान मेंडल, जिन्हें कहा जाता है आनुवंशिकी के जनक, फादर ऑफ जेनेटिक्स। ये बच्चों फादर ऑफ जेनेटिक्स कहलाते हैं। इनके बारे में डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे कि इन्होंने मटर के पौधे पर कार्य किया था। वो सारी बातें आगे आएगी। अगले साइंटिस्ट आते हैं डब्ल्यू बैटसन। डब्ल्यू बैटसन को कहा जाता है आधुनिक आनुवंशिकी के जनक, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। मॉडर्न जेनेटिक्स के जो पिताजी हैं वो डब्ल्यू बैटसन हैं। अच्छा, इन्हीं डब्ल्यू बैटसन ने कई सारी टर्मिनोलॉजी दी थी। इन्होंने जैसे आनुवांशिकी शब्द दिया था, जेनेटिक शब्द इन्होंने दिया। जेनेटिक्स में आगे हम पढ़ेंगे बच्चों अलील शब्द, ये भी इन्हीं की देन है। समयुग्मजी, विषम युग्मजी, हम पढ़ेंगे ये सब चीजें। तो ये सब भी बैटसन की ही देन है। एक तरह से कहा जाए तो बैटसन ने ही जेनेटिक्स का एक मॉडर्न फॉर्म तैयार किया था। एक मॉडर्न फॉर्म इन्होंने तैयार किया था, इसलिए इनको कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। अच्छा, अगले आते हैं टीएच मॉर्गन। टीएच मॉर्गन को कहा जाता है प्रायोगिक आनुवांशिकी के जनक, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। इन्होंने बच्चों बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे, और इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट आगे हम पढ़ेंगे डिटेल में कि इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट किए थे ड्रोसोफिला के ऊपर। मेरे ख्याल से सबको पता भी होगा, ड्रोसोफिला पर कार्य किया था। ड्रोसोफिला को फ्रूट फ्लाई भी कहा जाता है। फ्रूट फ्लाई, हाँ, फल मक्खी। ये बच्चों फलों के ऊपर वृद्धि करती है, इसलिए इसको फल मक्खी के नाम से भी कहा गया है। तो फ्रूट फ्लाई के नाम से भी इसको पुकारा जाता है। मॉर्गन साहब ने जब अपने एक्सपेरिमेंट किए, तो आगे हम समझेंगे, इन्होंने लिंकेज शब्द दी थी, सहलग्नता। सहलग्नता इंग्लिश में लिखो तो ये बच्चों होता है लिंकेज। इसी तरह से इन्होंने लिंग सहलग्नता मतलब सेक्स क्रोमोसोम की लिंकेज समझाई थी, जीन विनिमय क्रॉसिंग ओवर के बारे में समझाया था, और क्रिस क्रॉस वंशागति के बारे में भी सिखाया था। क्रिस क्रॉस का मतलब होता है कैरेक्टर का अपोजिट सेक्स में जाना। मतलब फादर के जो कैरेक्टर होते हैं, फादर के जो लक्षण होते हैं, अगर वो उनकी पुत्री में जा रहे हैं, डॉटर में जा रहे हैं, या मदर के जो कैरेक्टर होते हैं लड़कों में जा रहे हैं, सन में जा रहे हैं,
तो ऐसे अपोजिट सेक्स में कैरेक्टर का जाना वो बच्चों क्रिस क्रॉस कहलाता है। अब ये क्रिस क्रॉस कैसे होता है सब डिटेल में आगे आ जाएगा। अभी बच्चों बस मैंने ये बताया कि मॉर्गन साहब ने क्या क्या चीजें सिखाने की कोशिश की थी। तो उन्होंने लिंकेज सिखाया, सेक्स लिंकेज सिखाया, जीन विनिमय के बारे में सिखाया, और क्रिस क्रॉस वंशागति के बारे में भी इन्होंने ही बताया था। तो मेंडल और मॉर्गन बड़े फेमस साइंटिस्ट है, डिटेल में इनके बारे में और भी आगे आएगा। अच्छा, ये साइंटिस्ट के नाम बच्चों से ध्यान रखना। मॉर्गन साहब ने एक बात ये भी बताई थी कि जीन्स गुणसूत्रों पर रेखीय क्रम में व्यवस्थित होती है। जैसे इस क्रोमोसोम पर ये जीन लगी है, ए बी सी डी ई एफ, ये सब एक रेखीय क्रम में लगी होती है, एक के बाद एक जुड़ी रहती है, तो रेखीय क्रम में होती है। ये बात भी मॉर्गन साहब ने ही बताई थी, ये मॉर्गन साहब ने बताई थी। तो ये तीन साइंटिस्ट अभी मैंने बताए, मेंडल, बैटसन, मॉर्गन, ये तीनों याद रखिएगा। इनमें ज्यादा इंपॉर्टेंट तो बैटसन और मॉर्गन ही है। अच्छा, इनके बारे में तो काफी बातें हम आगे करेंगे। एक साइंटिस्ट का नाम और आता है ए गैरोट। गैरोट साहब मानव आनुवंशिकी या जैव रासायनिक आनुवंशिकी के जनक, फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स, इन्होंने ह्यूमन जेनेटिक्स के पिताजी कहा जाता है। इन्होंने ही सबसे पहले आनुवंशिक रोग की खोज की थी, और इन्होंने जो रोग खोजा था उसका नाम होता है एल कैप्टोन्यूरिया। एल कैप्टोन्यूरिया, जिसको ब्लैक यूरिन डिजीज के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस रोग के अंदर यूरिन का कलर ब्लैक हो जाता है। उसके पीछे केमिकल एक एंजाइम की कमी मानी जाती है, होमोजेंटिसिक एसिड ऑक्सीडेज एंजाइम। तो उसकी कमी से ही यहां पर यूरिन का कलर ब्लैक हो जाता है, इसलिए इसको ब्लैक यूरिन डिजीज के नाम से जाना जाता है। और इन्होंने कंसेप्ट भी दिया था, वन जीन वन मेटाबॉलिक ब्लॉक, वन जीन वन मेटाबॉलिक ब्लॉक, मतलब एक जीन में म्यूटेशन होने पर एक स्टेप ब्लॉक हो जाती है। एक जीन में गड़बड़ होगी, एंजाइम नहीं बनेगा, स्टेप ब्लॉक हो जाएगी, मेटाबॉलिक स्टेप बंद हो जाती है। तो वन जीन वन मेटाबॉलिक ब्लॉक का कंसेप्ट भी गैरोट साहब की ही देन थी। अभी बस ये ध्यान रखिए, मैंने चार साइंटिस्ट के बारे में आपको आइडिया दिया है, उसमें मेंडल, बैटसन, मॉर्गन, गैरेट। अच्छा, कौन क्या थे फटाफट बताना। फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, ये याद रख लेना बस, मॉडर्न जेनेटिक्स, मॉडर्न जेनेटिक्स बैटसन। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, प्रायोगिक, एक्सपेरिमेंट मतलब प्रायोगिक जेनेटिक्स के फादर, मॉर्गन। फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स, ह्यूमन ह्यूमन गैरेट। और फादर ऑफ केवल जेनेटिक्स आ गया, ऐसा कुछ नहीं लिखा है, तो फिर आ जाएगा अपने मेंडल साहब। चलिए, जेनेटिक्स जब हम पढ़ते हैं बच्चों, तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि इस टर्म का मतलब क्या है, क्योंकि आगे मैं जब क्वेश्चन भी सोल्व करवाऊंगा आप लोगों को, तो मैं अलग अलग तरह की टर्म आपको देता रहूंगा। तो सबसे पहला काम यही होता है कि हमें टर्मिनोलॉजी अच्छे से आनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को कुछ पारिभाषिक शब्द, कुछ टर्म आपको सिखाने जा रहा हूं। इनमें सबसे पहली टर्म आती है लक्षण। लक्षण जो होता है, ये जीवधारी की कोई भी विशेषता हो सकती है। जैसे बच्चों, अपनी ऊंचाई अपना एक लक्षण है, अपनी आंखों का रंग अपना एक लक्षण है, अपने बाल कैसे वो अपना एक लक्षण है। क्लियर? तो अपनी बॉडी में कई लक्षण होते हैं, तो ये अपनी विशेषता है। तो जीवधारी की कोई भी विशेषता उसका लक्षण कहलाती है। जैसे हम प्लांट की बात करें, तो प्लांट में लंबाई, प्लांट में फ्लावर कलर, ये सारे लक्षण कहलाते हैं। अच्छा, अगले नंबर पे आता है ट्रेट। ट्रेट का मतलब होता है लक्षण के विभिन्न प्रकार। लक्षण के अलग अलग प्रकार आए तो उसको ट्रेट कहा जाता है। जैसे इसको ऐसे समझेगा, लंबा और बोना, ये बच्चों ट्रेट कहलाते हैं। इसको मैं आपको डायग्राम समझाता हूं, बहुत अच्छे समझिएगा, सभी ध्यान दीजिएगा। यहां पे बच्चों ये जो प्लांट है, ये तो आप लोगों को टॉल दिख रहा होगा, और ये डायग्राम में दिख रहा होगा ड्वार्फ। डायग्राम समझो, ज्यादा अच्छे समझ आएगा। तो ये तो हो गया टॉल और ड्वार्फ, ये इनकी ऊंचाई है, ये उनकी ऊंचाई कि कोई बड़ा है कोई छोटा है। तो ये जो ऊंचाई, ये जो बच्चों यहां पर हाइट आई है, या ये जो लंबाई यहां पर आई है, इस लंबाई को तो मैं कहूंगा कैरेक्टर है। ये लंबाई क्या कहलाती है? कैरेक्टर। भाई कोई बड़ा है छोटा है तो सही ना लंबाई उसकी, तो इसकी जो लंबाई होती है वो उसका कैरेक्टर कहलाता है। अब आपको सोचिए, अब यहां पर ये पौधा बड़ा है तो इसको मैंने कह दिया टॉल, और ये पौधा छोटा है तो इसको कह दिया ड्वार्फ। अब खुद दिमाग लगाओ, टॉल और ड्वार्फ, ये इस लंबाई के दो रूप हो गए। लंबाई के दो रूप हो गए, तो इन्हीं अलग अलग रूपों को हम नाम दे देंगे ट्रेट। इन्हीं को क्या कह देंगे? ट्रेट। ऐसे सीखिएगा। मैंने यहां पे लिखा फ्लावर कलर,
और मैंने इसमें लिख दिया कि ये यहां पर वॉयलेट कलर के हैं और ये यहां पर व्हाइट कलर के हैं, बैंगनी रंग के हैं और सफेद रंग के। अब आपसे पूछ रहा हूं मैं, सबको आना चाहिए अच्छे से, बताओ फ्लावर कलर को क्या कहूंगा, कैरेक्टर या ट्रेट? यस, फ्लावर कलर को हम क्या नाम दे देंगे बच्चों, कैरेक्टर। ये तो हो जाएगा कैरेक्टर। और ये वॉयलेट और व्हाइट को क्या कहेंगे, ट्रेट। तो आप खुद समझ पा रहे हैं कि इस कैरेक्टर के अलग अलग रूप आ रहे हैं, कैरेक्टर के अलग अलग रूप आए तो उसको हम ट्रेट कह देते हैं। अरे बात समझे? तो आप इसको बहुत अच्छे समझ सकते हैं। जैसे समझिएगा, हमारा ब्लड ग्रुप, हमारा ब्लड ग्रुप वो तो हो गया कैरेक्टर। अब ब्लड ग्रुप कुछ भी हो सकता है, ए बी, ए बी ओ, तो वो ट्रेड बन जाएगा। यानी ब्लड ग्रुप कैरेक्टर हो गया, उसके अलग अलग ग्रुप देखने को मिलते तो वही ट्रेड बन जाता है। क्लियर? चलिए, ये दो टर्म तो बहुत आसान है, लेकिन आगे मैं बार बार बोलूंगा, क्वेश्चन में लिख पाऊंगा भी। और जब हम मेंडल के बारे में पढ़ेंगे तो पूछूंगा उन्होंने कितने कैरेक्टर लिए, कितने ट्रेट लिए, तो कंफ्यूज नहीं होना। कैरेक्टर के अलग अलग ग्रुप को क्या कहा जाता है, ट्रेट कहा जाता है। आप तो इसमें इंग्लिश नाम में ज्यादा अच्छे से याद रखिएगा। अगले नंबर पे परिभाषा लेते हैं हम जीन की। जीन शब्द जॉनसन ने दिया था। अच्छा, जीन शब्द जो जॉनसन ने दिया था, लेकिन अगर हम मेंडल की जेनेटिक्स पढ़ते हैं तो मेंडल ने वहां पर एक बड़ा अच्छा शब्द लिखा था, फैक्टर। फैक्टर यानी कारक। जब बच्चों मेंडल की जेनेटिक्स पढ़ेंगे तो आप देखिएगा, कहीं पर भी मैं जीन नाम नहीं बोलूंगा। वहां जीन उन्होंने यूज किया ही नहीं। वो कहते थे कि हर चीज के लिए कारक होते हैं। वो कारक शब्द फैक्टर शब्द बोला करते थे। इसको आप एलिमेंट भी कह सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी इसको कारक नाम से दे देती है। तो याद रखिएगा, जीन शब्द तो जॉनसन ने दिया, लेकिन मेंडल ने यहां पर इसके बजाय कौन सा शब्द यूज किया था, कारक। अब ये जीन होती क्या है? जीन वो होती है डीएनए के खंड जो लक्षणों के निर्माण के लिए जिम्मेदार होते हैं। जीन की परिभाषाएं मैं कई तरीके से दे सकता हूं। जीन की एक परिभाषा नहीं होती, जीन की तो बहुत सारी परिभाषाएं होती है। जैसे मैंने एक परिभाषा और आपके सामने लिखी है, डीएनए का खंड जिससे लक्षण बनता है, कैरेक्टर बनता है, वो भी जीन है। ऐसा सब सीखिएगा अच्छे से। ये बच्चों यहां पर इस डीएनए का छोटा खंड है जो मैंने रेड कलर से बनाया है। इससे बच्चों यहां बना आरएनए, और आरएनए से अब यहां बनने जा रहा है प्रोटीन, और फिर यही प्रोटीन लक्षण ला रहा है, लंबाई ला रहा है। अब मेरा क्वेश्चन, इस लंबाई को लाने के लिए क्या पूरा डीएनए जिम्मेदार है? इस लक्षण लंबाई को लाने के लिए क्या पूरा डीएनए जिम्मेदार है? नहीं, पूरा डीएनए नहीं। डीएनए का ये छोटा भाग जिम्मेदार है, ये छोटा भाग। और ये जो छोटा भाग जिससे ये लक्षण आया है, इसी को बच्चों हम जीन कह देंगे। अच्छा, इस जीन से लंबाई आ रही है तो मैं कहूंगा ये जो जीन है, ये जीन लंबाई की जीन है। इस जीन को मैंने क्या नाम दे दिया, लंबाई की जीन, क्योंकि इससे लंबाई आ जाती है प्लांट की। इसी तरह से ये वाला कोई जीन है, इससे यहां पे आरएनए बना, प्रोटीन बना, और रंग आ रहा है, कलर आ रहा है। रंग मतलब एक तरह का लक्षण आ रहा है। तो बताओ ये जीन किसकी होगी? यहां पर ये जो जीन होगी, हाँ, ये जीन हम कह सकते हैं कि रंग की जीन, कलर की जीन है। ये बच्चों यहां पर कलर की जीन तैयार हो जाती है, मतलब ये रंग की जीन हो जाएगी। तो एक क्रोमोसोम पर एक जीन होती है बहुत सारी, एक क्रोमोसोम पर एक जीन होती है बहुत सारी, बहुत सारी। अरे जब छुटके से वाई पर 231 जीन होती है तो इन पे तो बहुत सारी जीन होगी। क्लियर? तो इन पे बहुत सारी जीन यहां पर प्रेजेंट होती है। अच्छा, यहां पर मैं जीन को ऐसे भी तो बोल सकता हूं, जीन वो भाग है जो आरएनए बनाता है। अरे मैंने आपको पहले भी पढ़ा रखा है ये बातें। जीन वो भाग होता है जो आरएनए बनाता है। तो हम ये भी कह सकते हैं डीएनए का वह खंड जीन है जो सामान्यतः क्या बनाता है बच्चों, आरएनए बनाता है, और उससे फिर प्रोटीन बनेगा। इवन मैंने तो जीन की परिभाषा ये तक बताई आप लोगों को, उसे भी हम जीन कहते हैं जो आरएनए नहीं बनाता लेकिन रेगुलेशन में काम आ जाता है। कुछ याद है सर? रेगुलेशन में काम आ जाता है, उसे भी हम जीन कह देते हैं। तो मैं कह रहा हूं ना, जीन को परिभाषित करना बड़ा मुश्किल है। अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग तरीके से इसको परिभाषित करते हैं। जैसे यहां मैंने आपको एक परिभाषा और दे दी, डीएनए के खंड जो लक्षण बनाते हैं वो भी जीन कहलाते हैं। और बात सही है, इसी से तो लक्षण आता है। अच्छा, यहां पर ये जो जीन होती है, जीन को हम कहते हैं वंशानुगति की इकाई, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस के लिए क्यों है समझिएगा अच्छे से। जैसे मान लीजिए, एक मिनट सब ध्यान देना, ये वाली जीन यहां पर लंबाई ला रही है,
बहुत अच्छी बात है, ये पेरेंट्स में लंबाई लाने का काम कर रही है। अब इनकी अगली पीढ़ी आई, सभी दिमाग लगा के बताना, अगली पीढ़ी आ रही है, अगली पीढ़ी में लंबाई बढ़ानी है, अगली पीढ़ी में लंबाई बढ़ानी है, तो आप खुद मुझे बताओ, क्या इस जीन का जाना जरूरी है? क्या अगली पीढ़ी में इस जीन का जाना जरूरी है? यस, इस जीन का जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जीन जाएगी तो फिर इसी जीन से यहां आरएनए बनेगा और फिर इसी से ऊंचाई बढ़ेगी। तो बताइए, अगली पीढ़ी में ऊंचाई बढ़ाना है तो इस जीन का अगली पीढ़ी में जाना बहुत जरूरी है। मतलब जीन वंशागत होगी तभी लक्षण वंशागत होंगे। अरे जीन वंशागत होंगे तभी तो लक्षण वंशागत हो पाएंगे। ये लक्षण क्या हवा में उड़ के आ जाएंगे क्या? भाई जीन का जाना बहुत जरूरी है, इसलिए जीन को कहा जाता है कि यही वंशागति कराती है, इसलिए वंशागति की ये सबसे छोटी इकाई मानी गई। अच्छा सोचो, इमेजिन करो कि यहां से ये जीन चली जाए, ये जो जीन थी किसी वजह से यहां पर डिलीट हो गई, किसी वजह से कुछ गड़बड़ हुई, म्यूटेशन हो गया, डिलीट हो गई। अब डिलीट हो गई तो यहां पर इस बच्चे को आप कितना ही बॉर्नविटा पिलाओ, कितना ही कॉम्प्लेन पिलाओ, इसकी हाइट नहीं बढ़ेगी। अरे जीन ही नहीं गई है, तो जीन जाना बहुत जरूरी होता है। बात समझे ना बेटे? तो जीन जाना बहुत जरूरी होता है, इसके बिना सारा काम नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर वही बात है, जीन जाने के बाद भी काम करना पड़ेगा, उस जीन को एक्सप्रेस भी होना पड़ेगा, ये भी बहुत जरूरी होता है। केवल जीन से भी काम नहीं होगा, साथ साथ उसका एक्सप्रेशन, उस तरह का एनवायरमेंट भी देना पड़ता है। अच्छा एक लाइन और, रासायनिक रूप से देखा जाए तो जीन कुछ और नहीं, डीएनए ही है। आप खुद दिमाग लगाओ, ये जो जीन में जा क्या रहा है, जीन में है क्या? अरे डीएनए ही है। क्रोमोसोम के ऊपर या जीन डीएनए के ऊपर लिखा थोड़ी होता है कि आई एम जीन। डीएनए के ऊपर से लिखा नहीं होता कि आई एम जीन। डीएनए को, उस भाग को हमने जीन कह दिया जो लक्षण बना रहा है बस। अरे हमने ये जीन अलग से दिया है, कोई डीएनए के ऊपर छपा नहीं होता, कुछ चमकती नहीं है कि जो जीन होती है वो चमकती होगी। ये बच्चों बस हमने अलग से नाम दिया है। तो देखा जाए तो जीन कुछ और नहीं, डीएनए का ही तो भाग है। तो ये केमिकली देखा जाए तो डीएनए ही होता है। अब फिर मेरा एक पॉइंट और, सभी एक पॉइंट अच्छे सुनना, जितनी भी जीन है, जितनी भी जीन है, क्या डीएनए है? सभी बोलना, जितनी भी जीन है क्या डीएनए है? यस है। लेकिन ये जो डीएनए है जरूरी नहीं कि ये जीन हो। यानी एक लाइन बड़ी अच्छी से आती है, सभी जीन्स डीएनए होते हैं लेकिन सभी डीएनए जीन नहीं होते। बात समझे? तो मैंने जीन की बहुत सारी बातें यहां आपको बताई है, एक बार फिर सुन लीजिएगा। जीन डीएनए का खंड जिससे लक्षण आएगा, यही वंशागति की इकाई होती है। यही बच्चों यहां पर, हाँ केमिकली देखा जाए तो डीएनए है, और सारा जीन डीएनए है लेकिन सारा डीएनए जीन नहीं होता। ये सारी छोटी छोटी बातें आप लोगों को सबको अच्छे से आ चुकी होगी। चलिए अगला पॉइंट इसी में अब मैं लेता हूं और वो आता है अलील्स। एलील क्या होता है इस बात को हम समझे। एलील की बात करें तो एलील, जीन के एकांतरित स्वरूपों को एलील कहा जाता है। मैंने पिछले लेक्चर में भी ये बात आपको सिखाना स्टार्ट कर दी थी। डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन इज नोन एज अलील। जीन के एकांतरित रूपों को हम अलील कह देते हैं। इसको बच्चों आप ऐसे समझिएगा, ये दोनों क्रोमोसोम समजात है, समजात गुणसूत्र है। मतलब ये दोनों समजात है, इन समजात गुणसूत्रों पर जो जीन लगी है, पहले एक बात सभी अच्छे सुन लेना, समजात गुणसूत्रों पर जीन हमेशा सेम प्रकार की लगती है, सेम प्रकार की। अगर मैंने कहा ये जीन ऊंचाई की है, ये जो बना रखी है, तो ये भी किसकी होगी? ऊंचाई की। ये जीन यहां पर, सभी सुनना, ये जीन यहां पर कलर की है, कलर। तो यहां पर आप देखोगे एग्जैक्ट पोजीशन पे, जिस पोजीशन पे यहां पर है ना, इसी पोजीशन पे यहां पर भी कलर की जीन होगी। इवन इसका लोकस भी चेंज नहीं होगा। अब मैं जेनेटिक्स में बार बार लोकस शब्द बहुत बोलूंगा बेटे। लोकस का मतलब होता है लोकेशन, मतलब जहां ये जीन लगी हुई ना, इस जगह को लोकस कह देते हैं। जहां पर ये जीन लगी होती है इस जगह को क्या कहते हैं? लोकस। तो जिस जगह पर, जिस लोकस पे यहां कलर की जीन है, यहां भी कलर की, सेम लोकस भी चेंज नहीं होता है। अच्छा, जीन का काम था कि इस जीन ने यहां पर आरएनए बनाया, प्रोटीन बनाया, इससे पादप टोल हुआ, मतलब पादप की लंबाई बढ़ी। अब सभी दिमाग लगा करना, यहां पर ये ऊंचाई की जीन है, ऊंचाई। तो बताओ ये जीन किसकी होगी? ये लंबाई की जीन है तो ये भी, हाँ ये भी बच्चों यहां पर हाइट या ऊंचाई की ही जीन होगी, बिल्कुल सही, ये भी ऊंचाई की जीन होगी। अब फिर से वही कहानी, ऊंचाई की जीन है, जीन से क्या बनेगा?
यहां पर बनेगा आरएनए, आरएनए से बनेगा प्रोटीन, और प्रोटीन है तो ये भी प्लांट को यहां पर टोल बनाने का काम करता है। ये चाहता था कि यहाँ पे प्लांट टोल बने, लेकिन इसमें हुआ क्या, म्यूटेशन। इसमें हुआ क्या बच्चों, म्यूटेशन, और म्यूटेशन होने से ये ड्वार्फ हो गया। अच्छा, म्यूटेशन हुआ तो प्रॉपर आरएनए नहीं बना, प्रॉपर प्रोटीन नहीं बना, मतलब इसका एक्सप्रेशन अब नहीं हो पाया। अब सभी सोच समझ के बताना, ये जीन पहले एक्सप्रेस हो रही थी, यस हो रही थी। क्या जीन पहले एक्सप्रेस हो रही थी, हो रही थी, लेकिन म्यूटेशन की वजह से एक्सप्रेशन बंद हो गया। तो आप मुझे बताइए, जीन के कितने रूप तैयार हो गए, दो। अरे है तो ऊंचाई की जीन, लेकिन इसके दो रूप तैयार हो गए। एक एक्सप्रेस हो रहा है, एक एक्सप्रेस नहीं हो रहा है। तो जीन के जो अलग अलग रूप तैयार हुए, इन्हीं अलग अलग रूपों को अलील कह देते हैं, इनको अलील कहते हैं। तो जीन के रूप को क्या कहते हैं, अलील। जीन के अलग अलग रूपों को क्या कहेंगे, अलील। और ये जो टोल और ड्वार्फ है, ये जो ऊंचाई के अलग अलग रूप बने, बताओ इनको क्या कहते हैं, इनको क्या कहते हैं, ट्रेट। यस, इनको ट्रेट कहा जाता है, ये ट्रेट होता है। तो कंफ्यूज नहीं होना, बताओ ये जीन के अलग अलग रूपों को क्या कहें, एलील, और कैरेक्टर के अलग अलग रूपों को क्या कहा, ट्रेट। तो बच्चे इस एलील और ट्रेट में भी उलझ जाते हैं कि सर एलील कहां कहां, ट्रेट कहां। तो जीन के लिए तो एलील, और ये जो टोल और ड्वार्फ फाइनली जो बना है ना, उसको ट्रेट बना देते हैं। समझ गए। अच्छा, जीन के दो रूप हो गए, एक एक्सप्रेस हो रहा है, एक नहीं हो रहा है। अब सोचिएगा, सोचिएगा जरा सभी, ये वाला पार्ट एक्सप्रेस हो रहा है, तो जो एक्सप्रेस हो रहा होता है उसको हम कहते हैं प्रभावी एलील, डोमिनेंट एलील। ये बच्चों प्रभावी या डोमिनेंट एलील है। डोमिनेंट किसको कहेंगे, जो एक्सप्रेस होता है, आरएनए प्रोटीन बढ़िया बनाता है। लेकिन जो एक्सप्रेस नहीं होता उसको बच्चों अप्रभावी एलील, या इसको मैं और अच्छे से कहूं, रिसेसिव एलील। जेनेटिक्स में यह शब्द बार बार बोला जाएगा। जो एक्सप्रेस हो गया वो डोमिनेंट, जो एक्सप्रेस नहीं हुआ वो रिसेसिव। तो इस तरह से डोमिनेंट और रिसेसिव नाम दे दिए जाते हैं। अच्छा, जो डोमिनेंट एलील होता है इसको बच्चों कैपिटल लेटर से लिखते हैं, और जो रिसेसिव होता है इसको बच्चों स्मॉल लेटर से लिखते हैं। मतलब ये कैपिटल टी से लिखेंगे, ये स्मॉल टी। यानी ये पार्ट तो हो गया कैपिटल टी वाला, और ये पार्ट हो गया स्मॉल टी वाला। अच्छा, एलील बनने के पीछे रीजन क्या है, क्यों ये एलील बन जाते हैं। ऐसा क्या होता है कि जीन के रूप बदल जाते हैं। हाँ, इसके पीछे एक ही रीजन है, और आप सभी जानते हैं कि जीन में अगर एलील की उत्पत्ति हो रही है तो वो म्यूटेशन के कारण होती है, और कोई रीजन है ही नहीं। म्यूटेशन की वजह से होता है, क्योंकि वही तो जीन को बदलाव करेगा। अच्छा, एलील जो होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां मैंने सिखाने के लिए कैपिटल टी ले लिया, यहां सिखाने के लिए लिया स्मॉल टी। अब सभी सुनना अच्छे से, कैपिटल टी स्मॉल टी अलील है। ये अलील क्या यहां पर समजात गुणसूत्र पे है, सभी सुनना अच्छे से बेटे, छोटी छोटी बातें लेकिन मैं बार बार पूछूंगा। एलील हमेशा कहां होते हैं बच्चों, समजात गुणसूत्र पे। इवन इनका लोकस भी सेम है। लोकस मतलब लोकेशन, अगर ये इस लोकेशन पर कैपिटल टी है तो समान लोकेशन पर ही स्मॉल टी होगा, लोकस भी सेम होगा। अच्छा, आपको सिखाने के लिए मैं यहां पर एक चीज आपसे पूछता हूं, मुझे बताइएगा। यहां पर बच्चों मैंने लिख दिया है कि यहां कैपिटल आर है, कैपिटल आर है। अब बच्चों मुझे स्मॉल आर को बिठाना है, स्मॉल आर को बिठाना है। तो स्मॉल आर को क्या करूंगा, मैं यहां बिठा दूं। डायग्राम में देखो सभी, स्मॉल आर मैंने यहां बिठा दिया, क्या सही किया, स्मॉल आर यहां बिठा दिया, नहीं, क्योंकि बच्चों ये स्मॉल आर तो यहां गलत है। क्यों गलत है, क्यों गलत, रीजन भी बताओ, गलत क्यों है, लोकस बदल दिया मैंने। लोकस भी सेम होना चाहिए, मतलब ये कैपिटल आर यहां है तो स्मॉल आर ठीक उसके सामने होना चाहिए। अरे बात समझे ना। जेनेटिक्स में आगे मैं आपसे पूछूंगा, ये कैपिटल ए है, स्मॉल ए को बिठाओ, तो बच्चे उस स्मॉल ए को बिठाने में गलती कर देते हैं, और स्पेशली जब लिंकेज पढ़ते हैं तब तो ये गलती सबसे ज्यादा करते हैं बच्चे। तो छोटी छोटी बातें, लेकिन अच्छे से आप लोग को आना चाहिए, सेम लोकस पे होना चाहिए। चलो, इसी पे आधारित मैं क्वेश्चन आपको देता हूं। निम्न में से कौन सा विकल्प एलिल का सही प्रस्तुतिकरण है। आपके सामने चार ऑप्शन है, चेक करके बताओ आप। या सबने एक ही आंसर दिया, चार।
और मेरे ख्याल से सभी कंसेप्ट सीख गए होंगे। यहां पे बच्चों अगर बात करें तो ये कैपिटल, पहला वाला देखो, पहले वाले में क्या गलती हो रही है, कैपिटल टी ऊपर स्मॉल टी, लोकस से अलग हो गया, तो ये तो हटा दो। अच्छा, दूसरा भी गलत है, क्योंकि ये तो क्रोमोसोम अलग अलग साइज के, ये तो असमजात है। अरे ये असमजात गुणसूत्र है, लेकिन मैंने आपको क्या सिखाया, ये तो हमेशा समजात गुणसूत्र पे होना चाहिए, तो ये भी गलत हो जाएगा। अच्छा, आर स्मॉल आर, ये तो सही लिख दिया ना, क्यों आर लिख दिया, आर स्मॉल आर लिख दिया, जितना ऊपर उतने तो नीचे, सेम क्रोमोसोम पे नहीं होते, होमोलोगस होना चाहिए था। तो इसीलिए बच्चों यहां पर आप देखो ई जस्ट सामने स्मॉल ई है, तो मैं कह सकता हूं कि यहां पर इसका आंसर 4 होगा। क्लियर? तो इस तरह के क्वेश्चन आए तो आप एलील को बड़े अच्छे से प्रस्तुत कर सकते हैं। अगला पॉइंट हम लेते हैं, वो है आपके एनसीईआरटी का एक बड़ा अच्छा पॉइंट, रूपांतरित और अरूपांतरित एलील, मॉडिफाइड अनमॉडिफाइड एलील। अनमॉडिफाइड अरूपांतरित एलील, या इसको हम कहते हैं वाइल्ड एलील, या इसको हम कहते हैं ओरिजिनल एलील, सारी बातें एक ही है। अनमॉडिफाइड कहो, वाइल्ड कहो, ओरिजिनल कहो, सब कुछ सेम ही चलता है। अब इस ओरिजिनल एलील को कहा किसको जाता है, एलील जो प्रकृति में प्रारंभ से उपस्थित है। प्रारंभ का मतलब जब से इस अर्थ पे इवोल्यूशन हुआ तब से उसके अंदर है, मतलब जैसे धरती पर आए थे तभी से उसके अंदर है, तो उसको कहा जाता है अनमॉडिफाइड। नाम से समझ में आता है, अनमॉडिफाइड मतलब जो मॉडिफाइड, जो रूपांतरित नहीं हुआ है। अरे रूपांतरित नहीं हुआ मतलब धरती पर इवोल्यूशन के साथ ही आए। इसी को बच्चों कहा जाता है वाइल्ड, या इसी को हम ओरिजिनल टाइप भी कहते हैं, ये ओरिजिनल टाइप होता है। अच्छा, यह सामान्यतः डोमिनेंट एलील होते हैं, ये ज्यादातर आप देखोगे अनमॉडिफाइड डोमिनेंट ही रहते हैं। अच्छा, मॉडिफाइड एलील की बात करें, नाम में बहुत कुछ समझ में आ गया आप लोगों को। मॉडिफाइड मतलब चेंज हो चुका है, और चेंज तो एक ही चीज करती है, अगर इसको चेंज किया है तो एक ही चीज ने किया होगा, और वो आप सभी जानते हैं, म्यूटेशन। तो एलील जो म्यूटेशन से उत्पन्न होते हैं वो कहलाते हैं मॉडिफाइड एलील, और ये सामान्यतया रिसेसिव होते हैं। सामान्यतया बात कर रहा हूं, सामान्यतया रिसेसिव होते हैं, तो ये ध्यान रखना। अनमॉडिफाइड तो होते हैं ओरिजिनल, डोमिनेंट, और जो मॉडिफाइड होते हैं म्यूटेशन से बनते हैं उनको कहते हैं रिसेसिव वाले। अब आपकी एनसीईआरटी में क्या कर रखा है, जहां पे बच्चों वो इनकम्प्लीट डोमिनेंसी, अपूर्ण प्रभाविता समझा रखी होती है, उसके बाद एक प्रभाविता का कंसेप्ट दिया है, वो काफी आगे दिया हुआ है, लेकिन मैं उस कंसेप्ट को आपको यहां पर ही पहले सिखा देता हूं। एग्जैक्टली क्या होता है, बहुत ध्यान सुना बेटे, वो एक पैराग्राफ ऐसा है जहां बच्चे परेशान हो जाते हैं कि सर इस पैराग्राफ में क्या लिखा है, तो अब इस सब अच्छे सुनिएगा। ये मैंने आप लोगों को समझात गुणसूत्र यहां सिखाने के लिए बना दिए। इन समझात गुणसूत्रों पर ये अलील था अरूपांतरित, ये अलील जो यहां था ना, ये भी अरूपांतरित ही था। जब धरती पर स्टार्टिंग में एलील बने थे तो सारे बच्चों अरूपांतरित थे, अनमॉडिफाइड थे, सब कुछ अनमॉडिफाइड थे। मैं आप लोगों को ये एग्जांपल मटर का लेके समझा देता हूं, ज्यादा अच्छा समझ में भी आता है। मटर का केस आप लोग जानते भी है। मटर की हमें ऊंचाई बढ़ाना है। धरती पे जब मटर के पौधे आए थे, पहली बार जब आए थे, तो सामान्यतः वो लंबाई उनकी ज्यादा ही थी, मतलब टोल ही थे। ये जो हम द्वार बोलते हैं ना, ये तो बाद में तैयार हुए, म्यूटेशन से बने। मतलब जो टोल था ये इनका ओरिजिनल फॉर्म था। ओरिजिनल मतलब जो इवोल्यूशन के साथ आया। अब ये अरूपांतरित एलील करते क्या है, अरूपांतरित एलील क्या करते हैं मैं आपको वैसे पहले भी बता चुका हूं, फिर से सुन लीजिएगा। एलील ने सबसे पहले आरएनए बनाया, आरएनए से बना प्रोटीन। ये प्रोटीन एक तरह से बच्चों एंजाइम ही है। फिर एंजाइम का काम क्या होता है, सबस्ट्रेट को चेंज करना और इससे फाइनली उत्पाद बनाना। अच्छा, प्लांट पे बच्चों एक मिनिमम ऊंचाई तो बनती ही है, ऐसा नहीं कि प्लांट में ऊंचाई नहीं बनेगी, मिनिमम ऊंचाई तो बनती है। अब ये जो उत्पाद बना है ना, ये उत्पाद क्या करेगा, इस ऊंचाई को बच्चों यहां पर और बढ़ाने का काम करेगा। ये मिनिमम तो बन ही रहा था, उत्पाद की वजह से ये ऊंचाई और बढ़ गई, और जैसे इस उत्पाद की वजह से ऊंचाई और बढ़ेगी, तो ऊंचाई बढ़ने की वजह से मैं कह सकता हूं कि ये पादप लंबा हो गया, टोल हो गया। और जब ये टोल हो गया तो इसी टोल को हम कहेंगे इसका ओरिजिनल फिनोटाइप, क्योंकि इसका ओरिजिनल फॉर्म है, ये हमें ओरिजिनली दिखाई दे रहा है। तो अरूपांतरित एलील से, समझिएगा सभी, अरूपांतरित एलील से फाइनली ओरिजिनल या डोमिनेंट फिनोटाइप बनता है। ओरिजिनल या डोमिनेंट फिनोटाइप का निर्माण होता है। ये बच्चों यहां पर डोमिनेंट फिनोटाइप बन गया। अब सभी सुनना, ये एलील भी अरूपांतरित थी, तो ये भी स्टार्टिंग में प्लांट को टोल ही बनाता था। और मैंने कहा ना बच्चों, स्टार्टिंग में धरती पर
जितने भी पी प्लांट थे सारे टोल टोल ही थे, द्वार था ही नहीं। लेकिन हुआ क्या इस भाग में चेंजेस आ सकते हैं? भाई अरूपांतरित एलील है, इसमें चेंजेस तो आ सकते हैं, और चेंज करने वाला तो एक ही जना है और वो है म्यूटेशन। अब बच्चों यहां पर हुआ क्या, इसके अंदर वाकई में उत्परिवर्तन हुआ, और जैसे इसमें म्यूटेशन हुआ अब ये अरूपांतरित बन जाता है रूपांतरित। पहले अरूपांतरित था, लेकिन अब इसको क्या कह दिया गया, रूपांतरित, क्योंकि म्यूटेशन ने इसको रूपांतरण किया है। अब बच्चों ये जो रूपांतरित एलील है, ये जो यहां पर मॉडिफाइड एलील है, ये तो था अनमॉडिफाइड। नाम से भी समझ में आता है बेटा, कंफ्यूज नहीं होना। म्यूटेशन ने इसको क्या कर दिया होगा, मॉडिफाइड कर दिया होगा। ये जो मॉडिफाइड एलील है, इसमें म्यूटेशन कई तरह का हो सकता है। हमने बच्चों म्यूटेशन टॉपिक में पढ़ा भी है, म्यूटेशन कोई एक नहीं होता, कई तरह के म्यूटेशन होते हैं। इसमें जब म्यूटेशन हुआ, मैं आपको अलग अलग केसेस लेके समझाता हूं। सबसे पहले केस नंबर 1। हाँ, केस नंबर 1 में मैं आपको यहां सिखाने जा रहा हूं कि म्यूटेशन हुआ, मॉडिफाइड एलील बना, लेकिन इसने आरएनए वही बनाया, सामान्य एंजाइम ही बनाया। मतलब म्यूटेशन के बाद भी सामान्य एंजाइम बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, अगर म्यूटेशन सेम सेंस हो। मेरे ख्याल से बात समझ रहे होंगे। सेम सेंस में आप लोग को मैंने पढ़ाया भी था, अमाइनो एसिड बदलता है या सेम रहता है। म्यूटेशन के बाद भी क्या अमाइनो एसिड सेम रह सकता है? यस, रह सकता है। तो यहां म्यूटेशन हुआ, मॉडिफाइड हुआ, लेकिन यहां पर फिर भी सामान्य एंजाइम बन सकता है, क्योंकि ये वाला केस मैं आपको सिखाने के लिए कह देता हूं कि यहां जो म्यूटेशन हुआ होगा वो सेम सेंस म्यूटेशन हुआ, सेम सेंस म्यूटेशन हुआ। और जब सेम सेंस म्यूटेशन हुआ, अब दिमाग लगाना, ये सामान्य एंजाइम था, यहां पे भी तो सामान्य ही बना, या मान लीजिए थोड़ा सा काम कम कर रहा होगा, हल्का सा काम कम कर रहा होगा, तो इस स्थिति में ये बच्चों सबस्ट्रेट को, आप बताना सबस्ट्रेट मतलब एस, प्रोडक्ट में चेंज करेगा या नहीं करेगा? अरे सामान्य एंजाइम बना है तो ये प्रोडक्ट में चेंज करेगा। अब बताओ, प्लांट में प्रोडक्ट बन रहा है तो ये मिनिमम ऊंचाई को बढ़ाएगा और प्लांट को ड्वार्फ रखेगा या टोल, छोटा रखेगा या बड़ा कर देगा? यस, इस बार प्लांट यहां पर अपने आप टोल हो जाएगा, यानी यहां पर मैं कहूंगा प्रभावी या डोमिनेंट एलील बना है, मतलब ये डोमिनेंट फिनोटाइप ही आया है। तो एक क्वेश्चन सभी सुन लेना बेटे बहुत अच्छे से, क्या म्यूटेशन के बाद जरूरी है हमेशा रिसेसिव बने? कोई जरूरी नहीं है, म्यूटेशन के बाद भी डोमिनेंट आ सकता है, ये सुन लेना बेटे अच्छे से। हम जब भी बोलते हैं ना म्यूटेशन, तो बच्चों के दिमाग में एक ही चीज आती है कि रिसेसिव हो गया, गड़बड़ होगी, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं। म्यूटेशन के बाद भी डोमिनेंट आ सकता है, अगर वो म्यूटेशन सेम सेंस हो, बिल्कुल हो सकता है। या फिर मैं और अच्छे से कहूं, अगर वो म्यूटेशन सामान्य एंजाइम को ही बना रहा है, सामान्य एंजाइम को ही बना रहा है, तब भी वो डोमिनेंट ही बना देगा। अगला म्यूटेशन कराते हैं, इस बार थोड़ा चेंज करते हैं। इस बार कुछ ऐसा म्यूटेशन कराते हैं, चेंज करते हैं म्यूटेशन को, कि इस बार यहां पर केस नंबर 2 में आरएनए तो बना, लेकिन ऐसी कुछ गड़बड़ हुई कि इससे एंजाइम कार्यक्षम बन गया। कार्यक्षम का मतलब काम ही नहीं कर रहा है। मतलब ये एंजाइम तो बना, ये बच्चों एंजाइम तो बना, लेकिन ऐसी कुछ गड़बड़ हुई, एंजाइम तो बना लेकिन ऐसी कुछ गड़बड़ हुई कि यहां पर इसकी एक्टिव साइड खराब हो गई। एक्टिव साइड जानते हो? अरे जहां सबस्ट्रेट जुड़ता है, यहां एंजाइम बना है, बिल्कुल एंजाइम बना है, लेकिन इसकी एक्टिव साइड ही खराब हो गई। और जैसे एक्टिव साइड खराब हुई, आप दिमाग लगाना, एंजाइम बना तो क्या ये सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज कर पाएगा? सभी बताना मुझे, जो नहीं लिखते कम से कम अपनी जगह पे बोलो, बोलने से बहुत अच्छा याद होता है। मुझे बताइए, अब जब काम ही नहीं कर रहा है, म्यूटेशन से काम ही नहीं कर रहा है, तो ये सबस्ट्रेट यहां पे जुड़ ही नहीं पाया, और जब सबस्ट्रेट जुड़ नहीं पाया तो यहां बच्चों इस बार प्रोडक्ट का निर्माण नहीं होगा। और जब प्रोडक्ट ही नहीं बना, आप दिमाग सोचो जरा, मिनिमम ऊंचाई तो प्लांट की आती ही है, मिनिमम तो आती है बेटे। अब प्रोडक्ट नहीं है तो इसकी ऊंचाई आगे बढ़ नहीं पाएगी, और जब ऊंचाई नहीं बढ़ पाई तो हम कह देंगे प्लांट छोटा ही रह गया, बोना ही रह गया, ड्वार्फ रह गया। और ये जो ड्वार्फ बना है, इसे हम कह देंगे कि ये एक तरह का रिसेसिव काम हो गया, रिसेसिव फिनोटाइप। यानी इस बार म्यूटेशन के बाद कार्यक्षम एंजाइम बना, इससे ये रिसेसिव आया है। क्लियर? और भी केस लेके चलता हूं। इस बार मैंने केस नंबर 3 में क्या किया, यहां पे आरएनए बनाया, लेकिन मान लो बच्चों ऐसा कुछ म्यूटेशन हुआ कि इस बार
एंजाइम अनुपस्थित रहा, मतलब एंजाइम का निर्माण नहीं हुआ। क्या ऐसा हो सकता है कि एंजाइम का निर्माण ही ना हो? यस, हो सकता है। मान लीजिए कुछ नॉनसेंस म्यूटेशन हो गया है, स्टार्ट कोडोन के बाद ही स्टॉप कोडोन आ गया, तो कहां से बनेगा? अब दिमाग लगाना, इस बार तो एंजाइम बना ही नहीं, इस बार तो एंजाइम बना ही नहीं, तो खुद सोचो, ये सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में चेंज नहीं होगा, और जब प्रोडक्ट में चेंज नहीं होगा तो प्लांट की हाइट वही मिनिमम की मिनिमम रह जाएगी, यानी प्लांट यहां भी बोना रहेगा, यानी यहां पर भी रिसेसिव ही होगा। तो अब सोचिए, जरा डायग्राम में देख के समझने की कोशिश करना। रिसेसिव रूप दो कंडीशन में आया है, रिसेसिव रूप दो कंडीशन में आया, और वो दो कंडीशन क्या है? जब ऐसा उत्परिवर्तन हुआ जिसमें या तो कार्य अक्षम एंजाइम बना, मतलब बिना काम का बना, या कार्यक्षम मतलब नॉन फंक्शनल, या तो ये नॉन फंक्शनल बना या फिर एंजाइम बना ही नहीं। दो कंडीशन, एक बार फिर सुनना। रिसेसिव एलील दो स्थिति में बनता है बेटे। म्यूटेशन होने के बाद, कोई भी म्यूटेशन हो, म्यूटेशन होने के बाद या तो एंजाइम बने ही नहीं, या बने तो नॉन फंक्शन बने, कार्यक्षम बने, तभी रिसेसिव होगा। अरे बात समझ में आ रही है? ये एनसीईआरटी का एक बहुत अच्छा पैराग्राफ मैं आपको समझा रहा हूं, ये सब कुछ आपकी एनसीईआरटी में लिखा है, वो मैं आपको सिखा रहा हूं। तो एक बार फिर सुन लेना सभी, एक बार सभी सुनना। मॉडिफाइड एलील, मॉडिफाइड एलील क्या हमेशा रिसेसिव लाता है? सभी बोलो बच्चों, क्या मॉडिफाइड से हमेशा रिसेसिव आएगा? कोई जरूरी नहीं, कोई जरूरी नहीं। क्या मॉडिफाइड से भी डोमिनेंट आ सकता है? यस, आ सकता है, हमने सीखा। यस, मॉडिफाइड से भी डोमिनेंट आ सकता है जब वो सामान्य एंजाइम बनाए, सेम सेंस म्यूटेशन हो। लेकिन कुछ इस तरह की गड़बड़ हुई, कुछ इस तरह का म्यूटेशन हुआ कि या तो एंजाइम बना ही नहीं, या बना तो बिना किसी काम का बना, नॉन फंक्शन बना, तब जाके रिसेसिव हुआ। अरे बात समझे बच्चों? तो ये सारी मैंने आप लोगों को जो कैसे समझाए, क्या ये सबको क्लियर हो रहे हैं? अच्छे से समझ में आ गए होंगे मेरे ख्याल से कि मैं क्या कहना चाहता हूं। क्लियर? अब बच्चों यहां पे जो बातें मैंने आपको समझाई है, अब ध्यान दीजिएगा सभी। अगली साइड पे इसको मैं ले लेता हूं, ध्यान दीजिएगा। अरूपांतरित एलील में अब सभी से मैं पूछूंगा, अच्छे से आंसर देना। अरूपांतरित एलील यानी अनमॉडिफाइड एलील, अनमॉडिफाइड एलील तो सामान्यतः प्रभावी होता है, बिल्कुल प्रभावी होता है। क्लियर? यहां पर रूपांतरित बना, केस नंबर 1 की चर्चा कर रहा हूं, केस नंबर 1 पर। यहां पर आप बना टोल ही बना, मतलब डोमिनेंट ही बना। सोचिएगा जरा, जो मैं पूछ रहा हूं अच्छे से बताना। अरूपांतरित का काम था, अरूपांतरित का काम था टोल लाना। रूपांतरित ने केस नंबर 1 पर, केस नंबर 1 पर क्या टोल ही लाया? केस नंबर 1 पर टोल ही लाया। जरा सोचो, जो काम अरूपांतरित कर रहा है, रूपांतरित ने भी तो वही काम किया है। जो काम अनमॉडिफाइड ने किया, मॉडिफाइड ने भी तो वही काम किया है। तो दोनों के काम, केस नंबर 1 पे देखना, 2 3 को भूल जाओ अभी, केवल केस 1 को देखो, केस 1 को देखो, 2 3 को भूल जाओ। केस 1 में, केस नंबर 1 में मैं लिख सकता हूं, रूपांतरित एलील अरूपांतरित के बराबर काम कर रहा है, या दोनों में डिफरेंस है? क्या दोनों इक्वल काम कर रहे हैं? अरे दोनों बराबर काम कर रहे हैं, यानी दोनों के बीच में कह सकता हूं कि इक्वल काम हुआ है। अब सोचेगा, अब सोचेगा, अगर मैं अरूपांतरित एलील को कैपिटल टी से लिखता हूं, इसको कैपिटल टी से लिखता हूं, तो रूपांतरित को किससे लिखूं? कैपिटल टी से ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहां भी टोल ही आया है। यानी यहां पर म्यूटेशन के बाद भी कैपिटल टी ही बना बेटे। कोई जरूरी नहीं कि म्यूटेशन से हमेशा स्मॉल टी बनेगा, म्यूटेशन के बाद भी कैपिटल टी बन सकता है अगर वो सामान्य एंजाइम ही बना रहा है। अब केस नंबर 2 और 3 की चर्चा करें, केस नंबर 2 एंड 3। फिर दिमाग लगाना, अनमॉडिफाइड तो टोल लाना चाहता था, लेकिन यहां 2 और 3 केस में यहां रिसेसिव आ गया, मतलब यहां पर रिसेसिव फिनोटाइप आ चुका है, ड्वार्फ आ चुका है। तो केस नंबर 2 पर रूपांतरित अरूपांतरित के इक्वल है या नहीं है? नहीं है, नहीं है, तो मैं लिख सकता हूं दोनों इक्वल नहीं है। यानी इसको अगर मैं कैपिटल टी से लिखता हूं, तो अब मैं इसको स्मॉल टी से, कैपिटल टी से नहीं लिख सकता, अब मुझे मजबूरी वाइज इसको स्मॉल टी लिखना पड़ेगा। यानी रूपांतरित एलील कैपिटल टी भी हो सकता है, स्मॉल टी भी हो सकता है, डोमिनेंट भी हो सकता है, रिसेसिव भी हो सकता है। अरे बात समझे बच्चों? तो ये बात अब आपको अच्छे से आनी चाहिए। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा,
अगर मान लीजिए पहले प्लांट टोल था, म्यूटेशन के बाद भी प्लांट टोल ही बना, तो आप लोगों को ये म्यूटेशन दिखाई नहीं देगा। पहले भी टोल था, म्यूटेशन के बाद भी अगर टोल ही बना तो आप लोगों को तो नजर आएगा नहीं। यस, ये जो बच्चों केस नंबर 1 की जो मैं चर्चा कर रहा हूं, ये हमें जनरली दिखाई नहीं देते। दिखाई इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि पहले भी टोल था, बाद में भी तो वही आया, तो ये हमें नजर नहीं आते। इस तरह के म्यूटेशन होते रहते हैं, लेकिन ये दिखाई नहीं देते क्योंकि इससे पौधे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो हम किस तरह के म्यूटेशन को देख पाते? केस नंबर 1 वाला या 2-3 वाला? 2-3 वाला। 2-3 वाला दिखाई देता है। वो क्यों दिखाई देता है? क्योंकि यहां पौधा द्वार बन रहा है, रिसेसिव बन रहा है। और इसी तरह के म्यूटेशन को हम सामान्यतः ऑब्जर्व कर पाते हैं। इसीलिए आपके एनसीईआरटी लिखती है कि जनरली जो रूपांतरित एलील होते हैं, जनरली जो रूपांतरित एलील होते हैं वो रिसेसिव होते हैं। जनरली बात कर रहा हूं, डोमिनेंट भी हो सकते हैं, लेकिन ये जनरली क्या हो जाते हैं? रिसेसिव हो जाते हैं, क्योंकि यही बस नजर आते हैं। ये पहला वाला केस तो हमें दिखाई देता ही नहीं। बात समझ गए सब अच्छे से? तो ये जितनी चर्चा मैंने आपको की है, ये सब आप अच्छे से याद रखिएगा। मॉडिफाइड अनमॉडिफाइड क्या होता है, बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और जब एनसीईआरटी में वो जो पैराग्राफ आप पढ़ो पेज नंबर 77 पर, तो उस पैराग्राफ को पढ़ते टाइम ये डायग्राम सामने रखना है। बिल्कुल, अगर उसकी ऐसे लाइनें पढ़ते रहोगे ना, ऐसे लाइनें पढ़ते रहोगे, तो पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी, चौथी, पांचवी लाइन पे आते आते तो नींद आ जाएगी आपको, समझ ही नहीं आता क्या लिखा है। लेकिन याद रखना, डायग्राम देख के जब आप पढ़ोगे तो आपको एक एक चीज क्लियर होगी कि वाकई में इसमें क्या कहना चाहता है। चलिए आगे हम बात करते हैं। होमोजाइगस हेट्रोजाइगस क्या होता है, उस बात पर अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं। एनसीईआरटी में होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, हेमीजाइगस ये शब्द बहुत बोले जाएंगे। समयुग्मजी, विषमयुग्मजी, अर्धयुग्मजी। पहले मैं होमोजाइगस और क्या होता है उसको मैं समझाता हूं। होमोजाइगस के लिए बच्चों में आगे कई बार प्योर भी बोला करूंगा, शुद्ध वंशक्रम। इसी के लिए मैं आपको हमेशा ट्रू ब्रीडिंग शब्द भी बोला करूंगा। होमोजाइगस कहूं, प्योर कहूं, ट्रू ब्रीडिंग कहूं, बात एक ही है। सब कुछ बात एक ही होती है। आपको समझाने के लिए, अच्छा हेट्रोजाइगस कहें या इम्प्योर कहें, बात एक ही होगी। यहां पर बच्चों इनमें क्या होता है इसको मैं आपको डायग्राम से पहले क्लियर कर देता हूं। सभी ध्यान दीजिएगा अच्छे से। होमोजाइगस पहले समझाता हूं। हम सभी बच्चों डिप्लॉइड है, और ये बात आज अच्छे से सुन भी लेना, जो जेनेटिक्स हम पढ़ते हैं डिप्लॉइड मान के ही पढ़ेंगे, क्योंकि ज्यादातर ऑर्गेनिज्म डिप्लॉइड है और उसी पे ही जेनेटिक्स का अध्ययन करते हैं। तो हम डिप्लॉइड मान के जेनेटिक्स अध्ययन करते हैं। डिप्लॉइड में एक जैसे क्रोमोसोम हमेशा दो होते हैं, एक जैसे दो होते हैं। अच्छा, ये समझात गुणसूत्र है। अब इस समझात गुणसूत्र पर यहां पर कैपिटल टी है और इस वाले पर भी कैपिटल टी है। समझात पर कैपिटल टी ही है। क्या दोनों अलील समान है या अलग है? दोनों अलील समान है या अलग है? समान है। यस, दोनों अलील अगर समान हो तो ऐसी कंडीशन को हम होमोजाइगस कह देते हैं। जैसे यहां पर कैपिटल टी भी हो सकता है, स्मॉल टी भी हो सकता है, ये हो सकता है। अच्छा एक बात मुझे बताओ, मैंने दो क्रोमोसोम बनाए, कैपिटल टी। हम ऐसे तीन क्यों नहीं बनाते? एक और बना दे कैपिटल टी। क्या हमें बनाना नहीं आता एक और टी? यस, हम केवल हमेशा दो ही बनाते हैं। आप देखना, हम ऐसे दो बार ही टीटी लिखेंगे, तीन बार नहीं लिखते। क्यों नहीं लिखते? क्योंकि हम डिप्लॉइड हैं और हमारे अंदर एक जैसे कितने क्रोमोसोम होते हैं? दो ही होते हैं। तो हमारे अंदर एक जैसे से दो ही एलील हो सकते हैं। ये जो मैं तीसरा लिख रहा हूं ना, हो तो सकता है अगर ट्रिप्लॉइड होगा, लेकिन हम डिप्लॉइड मान के जेनेटिक्स पढ़ते हैं। अच्छा, ये जितनी भी परिभाषाएं हम पढ़ते हैं ना, ये सब डिप्लॉइड के लिए बनाई गई है। सारी परिभाषाएं डिप्लॉइड के संदर्भ में ही है। अगला लेते हैं हम हेट्रोजाइगस। अच्छा, इसको मैंने प्योर भी कहा, इस पे भी चर्चा कर ले। इसको मैंने प्योर नाम भी दिया, बताइए क्यों? प्योर मतलब सेम है, शुद्ध है, दोनों जगह समान एलील है, तो इसीलिए इसको क्या कह दिया गया? प्योर। हेट्रोजाइगस में अब यहां देखिएगा, इधर तो एलील कैपिटल टी है, लेकिन दूसरे वाले पर स्मॉल टी है। इधर कैपिटल टी है, इसमें इधर स्मॉल टी है, अलग अलग है, तो इसको हम कह देंगे हेट्रोजाइगस या इम्प्योर। तो डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में, ये ध्यान रखना, डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में असमान एलील की उपस्थिति यह हेट्रोजाइगस को प्रदर्शित करती है। अब मैं आगे ऐसे लिखूंगा, मैंने ऐसे लिखा कैपिटल आर स्मॉल आर, और आपसे पूछूंगा प्योर या इम्प्योर, लिखो जरा फटाफट बोलते जाओ। कैपिटल आर स्मॉल आर, प्योर इम्प्योर? इम्प्योर। स्मॉल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर, प्योर।
प्योर, बिल्कुल सही। मैंने लिख दिया कैपिटल बी कैपिटल बी, कैपिटल बी कैपिटल बी, प्योर। मैंने लिख दिया कैपिटल जी स्मॉल जी, कैपिटल जी स्मॉल जी, इम्प्योर। समझ गए बच्चों अच्छे से? तो कौन सा कंडीशन प्योर होता है, कौन सा इम्प्योर होता है, तो ये सारी बातें आप यहां पर याद रखिएगा कि कौन प्योर है और कौन इम्प्योर वाला केस होता है। चलिए, एक वर्ड और बड़ी इंपॉर्टेंट आती है, वो है हेमीजाइगस, अर्धयुग्मजी। अर्धयुग्मजी का मतलब क्या है? द्विगुणित जीवधारी में किसी जीन के एक एलील का मिलना। अच्छा, हम डिप्लॉइड है तो हमारे अंदर हर जीन के दो एलील थे, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी या कैपिटल टी दो बार चल रहे थे। अब हम डिप्लॉइड है तो दो होना भी चाहिए, लेकिन डिप्लॉइड होते हुए भी अगर एक ही एलील मिले, डिप्लॉइड होते हुए भी अगर एक ही एलील मिले तो उसको हम हेमीजाइगस कह देते हैं। जैसे इसको बच्चों में यहां पर एक एग्जांपल समझाता हूं। ये बच्चों यहां पर फीमेल के क्रोमोसोम है और ये मेल के क्रोमोसोम है। फीमेल और मेल के क्रोमोसोम आप बड़े अच्छे से पहचान पाते हैं कि फीमेल में 1 से लेकर 22 और मेल में भी 1 से लेकर 22 ऑटोसोम तो समान है, दोनों में ऑटोसोम तो समान होते हैं। फीमेल में जो सेक्स क्रोमोसोम है आप देख पा रहे हैं बच्चों, एक्स एक्स है, जबकि मेल में एक्स और वाई, इन्हीं सेक्स क्रोमोसोम का ही अंतर है। अब मैंने क्या किया, फीमेल में यहां एक एलील बनाया कैपिटल टी कैपिटल टी। अब मैं आपसे पूछूंगा ये कंडीशन कैपिटल टी, अच्छा मैं दो बार ही यहां पे लिखा, वन वन दो ही बार लिखा, क्यों? डिप्लॉइड है। अच्छा, यहां पर टीटी है, बताओ होमोजाइगस हेटेरोजाइगस, होमोजाइगस हेटेरोजाइगस, फटाफट बोलते जाना बेटे। कैपिटल टी है तो ये कंडीशन सबने बहुत अच्छी लिख दी कि सर ये तो होमोजाइगस कंडीशन, होमोजाइगस है। अच्छा, अगला बताना, आर स्मॉल आर, ये वाली कंडीशन, हाँ सबने बहुत अच्छा लिखा कि सर ये तो हेटेरोजाइगस है, बिल्कुल हेटेरोजाइगस है। अच्छा, यहां चलता है क्या? अच्छा, एक्स फीमेल में दो है, ये एक्स एक तो समझात गुणसूत्र है, यहां पर कैपिटल ई स्मॉल ई है, बताओ इसको क्या लिखोगे? बिल्कुल, यहां पर आप लोगों ने बहुत अच्छा लिखा कि सर ये भी हेटेरोजाइगस होगा। तो फीमेल में कहीं पर होमोजाइगस होंगे, किसी जगह हेमीजाइगस, किसी जगह हेटेरोजाइगस होगा, तो होमो और हेटेरो वाली कंडीशन चलेगी। अब हम मेल में इसको सीखे। मेल में कैपिटल टी स्मॉल टी, बोलते जाओ बच्चों। हेट्रो हेट्रो हेट्रो, सबने बहुत अच्छा लिखा कि सर ये तो हेट्रोजाइगस है। अच्छा, आर आर, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर कैपिटल आर, होमोजाइगस। तो मेल में भी होमोजाइगस था, हेट्रोजाइगस था। अब मैंने यहां पर कैपिटल ई लिखा, कैपिटल लिखा। अच्छा, मैंने यहां पर स्मॉल ई क्यों नहीं लिखा? अरे कैपिटल ई है, ये एक्स अलग होता है, वाई अलग होता है, ये दोनों आपस में एक दूसरे के कैसे हैं बच्चों? असमजात हैं। और आप लोगों को तो पता है कि जो अलील बैठे होते हैं वो तो समझात पर बैठे होते हैं। तो यहां कैपिटल ई लिख दिया, यहां स्मॉल ई लिख नहीं सकता, और ऐसे हवा में तो एलील चिपका नहीं सकते बच्चों। तो यहां पर मुझे बताओ, क्या मेल डिप्लॉइड है? सभी बोलना, क्या मेल डिप्लॉइड है? यस है। हर जगह आप देखो दो दो एलील चल रहे थे, लेकिन जैसे सेक्स क्रोमोसोम पे पहुंचे, दो के बजाय एक ही एलील मिला। दो के बजाय बच्चों केवल एक ही एलील मिला। मिलना कितने चाहिए थे? दो, लेकिन मिला एक ही। तो ऐसे एक ही एलील का मिलना, यहां पे बच्चों ऐसे अगर हम बात करें एक ही एलील का मिलना, तो ऐसी कंडीशन को कहा जाता है अर्धयुग्मजी, हेमीजाइगस। ये हेमीजाइगस है। अच्छा, यहां पर स्मॉल एच है, तो ये भी तो एक ही है, तो ये कंडीशन भी क्या कहलाएगी? हेमीजाइगस में ही आएगी। तो आप बताओ, मेल में क्या होमोजाइगस, मेल में सुना सभी, क्या मेल में होमोजाइगस कंडीशन होती है? होमोजाइगस होती है, यस होती है। हेट्रोजाइगस होती है, यस होती है। हेमीजाइगस भी होती है, हेमीजाइगस भी होती है, यस होती है। तो मेल में तो सब मिलता है, होमो भी मिलता है, हेट्रो भी मिलता है और हेमी भी मिलता है, लेकिन फीमेल में या तो होमो और हेट्रो ही होगा, हेमीजाइगस नहीं होगा। अच्छा, मेरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेल अगर हेमीजाइगस है तो ये इन ऑटोसोम की वजह से है, ये इन ऑटोसोम की वजह से नहीं, ये ऑटोसोम की वजह से नहीं है, ये सब सेक्स क्रोमोसोम की वजह से, क्योंकि सेक्स क्रोमोसोम एक एक्स है एक वाई है, इसी वजह से तो हेमीजाइगस बना है। क्लियर? यहां पे बच्चों में लिख सकता हूं कि मानव नर के एक्स तथा वाई गुणसूत्र पर उपस्थित जीन, मानव नर के एक्स तथा वाई गुणसूत्र पर उपस्थित जीन क्या बन जाती है? हेमीजाइगस बन जाती है। क्लियर? अच्छा, एक बात और सभी सुन लेना बेटे, आगे जेनेटिक्स के अंदर
मैं बार बार ऐसा बोलूंगा कि सर ये बच्चों ये ऑटोसोमल है, ये एक्स लिंक्ड है, ये वाई लिंक्ड है, तो वो क्या चीज होती है सीखिएगा। ये 1 से लेके 22 गुणसूत्र कौन से हैं? ऑटोसोम। अगर यहां पर कोई जीन लगी है, डायग्राम में सब देखना, अगर यहां जीन लगी है तो ये ऑटोसोमल कहलाएगी, क्योंकि ऑटोसोम पे लगी। अच्छा, यहां पर अगर 2 नंबर पे लगी है तो वो भी ऑटोसोमल कहलाएगी। 1 से 22 के बीच में कोई भी जीन लगी है तो वो सब ऑटोसोम कहलाती है। अब दिमाग लगाना, दिमाग लगाना, ये स्मॉल ई को देखो, स्मॉल ई को, ये ऑटोसोम पे है या सेक्स क्रोमोसोम पर? ये तो सेक्स क्रोमोसोम पे, और ये एक्स पे लिंक है। किस पे लिंक है बच्चों? एक्स पे। तो इस जीन को मैं और अच्छे से कह सकता हूं कि ये एक्स लिंक्ड जीन है, एक्स लिंक्ड जीन है। अच्छा, इस जीन को हम क्या लिख देंगे? एक्स लिंक्ड जीन है। बताओ क्यों लिखा एक्स लिंक्ड है? क्योंकि लिंक का मतलब होता है जुड़ा होना, तो ये एक्स क्रोमोसोम से जुड़ी हुई है तो एक्स लिंक बन जाएगा। अब फिर आप लोग सभी बताना, सभी बताना, मैं बस यहां पे डार्क करूंगा, समझ जाना, ये कौन सी जीन है? ये वाली, ये वाली, ये जो 1 1 पे बना रहा हूं मैं, दिख रहा होगा आप लोग को थोड़ा थोड़ा। हाँ, ये वाली ऑटोसोमल। ये कौन से बच्चों? ऑटोसोमल। अच्छा, मैंने यहां पर 2 2 पे बनाई, 2 2 पे बनाई ऑटोसोमल। सब ये याद रखना। मैंने ई के बारे में पूछा आपसे, कैपिटल ई के बारे में, मेल में कैपिटल ई। हाँ, पूरा लिखो आप तो, एक्स लिंक्ड। इसको क्या लिख देंगे बच्चों? एक्स लिंक, क्योंकि एक्स क्रोमोसोम पे लिंक है। अब इस स्मॉल एच को बताना, स्मॉल एच को, स्मॉल एच को सभी बताओ, वाई लिंक, क्योंकि ये वाई क्रोमोसोम से लिंक है। तो आगे में शब्द बोलू ना कि ये ऑटोसोमल है, ये एक्स लिंक्ड है, ये वाई लिंक्ड है, क्या समझ जाओगे? यस, अरे ये समझ जाओगे तो बहुत कुछ सीख चुके होंगे आप लोग। बच्चा यही नहीं पहचान पाता, बस वो नाम रटता रहता है कि सर ये ऑटोसोमल होता है, बस रट लेता है। लेकिन बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हाँ, यहां है तो ऑटोसोम, यहां है तो एक्स लिंक, यहां है तो वाई लिंक। क्लियर? अच्छा, ये जो हेमिजाइगस कंडीशन मैंने आपको बताई, क्या ये सबको क्लियर हुई? तो यस, ये सबको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। इसी में बच्चों यहां पर अगला पॉइंट हम लेते हैं, प्रभावी एलील और अप्रभावी एलील क्या होते हैं। प्रभावी एलील, अप्रभावी एलील, फिर मैं आप लोगों को प्रभावी ट्रेट, अप्रभावी ट्रेट भी समझा दूंगा। अलील जो समयुग्मजी, विषमयुग्मजी, सुनना बेटा अच्छे से, समयुग्मजी, विषमयुग्मजी दोनों अवस्था में अभिव्यक्त हो उसको हम प्रभावी एलील कहते हैं। जो केवल समयुग्मजी अवस्था में अभिव्यक्त हो वो अप्रभावी होते हैं। जैसे बच्चों मैं यहां पर एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं, सभी ध्यान देना। ये बच्चों मैंने कुछ कंडीशन आपके सामने दी है, यहां पर आप देखोगे तो कैपिटल टी समयुग्मजी है, कैपिटल टी स्मॉल टी विषमयुग्मजी है, स्मॉल टी ये बच्चों यहां पर समयुग्मजी है। क्लियर? अब मैं यहां पर आपसे पूछूं कैपिटल टी में क्या पौधा टोल बनता है? यस, बनता है। अब यहां पर अच्छा, कैपिटल टी स्मॉल टी, इस वाले में देखना, कैपिटल टी स्मॉल टी है, और इसमें आप लोग को जेनेटिक्स में इतना आइडिया तो होगा कि यहां पे भी पौधा टोल ही बनता है, क्योंकि ये कैपिटल टी डोमिनेंट होता है, इसकी चलती है, तो यहां भी टोल होता है, और स्मॉल टी में द्वार बनता है। अब यहां पर आप ध्यान से देखिएगा, ये टोल जो बना है, सभी सुनना सभी, ये टोल समयुग्मजी में भी बना है, और ये टोल विषमयुग्मजी अवस्था में भी तो बना है। टोल समयुग्मजी में भी बना है और विषमयुग्मजी में भी बना है, दोनों अवस्था में अभिव्यक्त हो रहा है, और दोनों में हो रहा है तो ऐसे ट्रेट को मैं कहूंगा डोमिनेंट ट्रेट। ये तो डोमिनेंट ट्रेट है। अच्छा, ड्वार्फ आप देख रहे हैं केवल समयुग्मजी में आया है, तो ऐसे ट्रेट को बच्चों मैं नाम दे देता हूं अप्रभावी ट्रेट, यानी ये हो जाएगा रिसेसिव ट्रेट। ये हो जाएगा रिसेसिव ट्रेट। अब ये तो बन गए ट्रेट। अब यहां दिमाग लगा के बताना, सभी सुनना अच्छे से। अगर मैं कैपिटल टी की बात करूं तो कैपिटल टी होमोजाइगस में भी टोल बना रहा है और हेट्रो में भी तो टोल ही बना रहा है। तो ये जो कैपिटल टी बनेगा, होमो हेट्रो दोनों में एक्सप्रेस हो रहा है, तो ये बन जाता है डोमिनेंट एलील। ये डोमिनेंट एलील होगा, और ये जो स्मॉल टी हो जाएगा ये बन जाएगा रिसेसिव एलील, क्योंकि ये केवल और केवल होमोजाइगस में शो हो रहा था, ये हेट्रोजाइगस में तो शो हो ही नहीं रहा था। अरे बात समझे, सीधी सी बात है। यहां पर ये टी स्मॉल टी तो क्या बन जाएंगे? अलील, और ये जो टोल और ड्वार्फ है ये बन जाएंगे ट्रेट। अच्छा, ये वाला जो केस होता है ना, ये टोल ड्वार्फ वाला तो क्या आप सभी जानते हैं, तो इसमें तो बड़े आसानी से आप आंसर दे देते हैं, इसमें क्या दिक्कत आती नहीं है, क्योंकि इतनी जेनेटिक्स में आप पढ़ चुके होते हैं कि ये सबको पता होता है। अब मैं आपको ये ढंग से बता दूं, जब भी डोमिनेंट और रिसेसिव को चेक करना हो ना,
बेस्ट कंडीशन हेट्रो में चेक करो। हेट्रोजाइगस में जो दिखाएगा अपना प्रभाव वो डोमिनेंट होगा, जो नहीं दिखा पाया वो रिसेसिव होगा। यानी आपको मेनली कहां चेक करना है? हेट्रो में। जैसे मैं एक केस यहां पर आपको लेके समझा देता हूं, बहुत अच्छे सुनना। मैंने कहा कैपिटल आर से सिखाने के लिए येलो फ्लावर कलर आते हैं, सिखाने के लिए मैंने कह रहा हूं बस। और कैप आर डैश से मैंने कह दिया कि यहां पर जो फ्लावर कलर आते हैं ये यहां पर आ जाते हैं व्हाइट, व्हाइट फ्लावर कलर आते हैं। क्लियर? अब मैंने लिखा कैपिटल आर, कैपिटल आर, मैंने कैपिटल आर यहां लिख दिया कि ये येलो आ गया, और मैंने लिख दिया आर डैश, और मैंने कह दिया व्हाइट आ गया। अब आप मुझे बताओ कौन डोमिनेंट है? येलो और व्हाइट में से कौन डोमिनेंट है? हाँ, कुछ बच्चे येलो येलो लिखने लगे हैं, कुछ कह रहे हैं कि नहीं बता सकते सर। हाँ, इसमें बच्चों हम वाकई में नहीं कह सकते। ये नहीं सोचना कि व्हाइट हमेशा रिसेसिव होता, कोई जरूरी नहीं है। अभी हम कह नहीं सकते, बता नहीं सकते। अब बच्चों मैंने यहां पर आर आर डैश लिखा और इसमें कलर व्हाइट आ गया, इसमें कलर व्हाइट आ गया। अब आप बताओ डोमिनेंट कौन है? डोमिनेंट ट्रेड कौन है? व्हाइट या व्हाइट या येलो? यस, अरे व्हाइट भी डोमिनेंट हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। ये अलग अलग केस में सब अलग अलग चलते हैं। तो यहां पर व्हाइट होमोजाइगस में भी आ रहा है, हेट्रोजाइगस में भी आ रहा है। इसका मतलब इस व्हाइट को तो मैं लिख दूंगा डोमिनेंट। ये क्या कहूंगा, एलिल लिखूं या ट्रेट लिखूं? डोमिनेंट क्या लिखना चाहिए मुझे? ट्रेट। यस, ये बच्चों डोमिनेंट ट्रेट होता है। अब मैं आपसे पूछूं, कैपिटल आर डोमिनेंट अलील या रिसेसिव अलील? कैपिटल आर, यस, ये यहां पे इस बार हो चुका है रिसेसिव अलील। ये रिसेसिव हो गया क्योंकि ये शो नहीं कर पा रहा है। अरे कैपिटल आर की चली नहीं, चली तो आर डैश की, और आर डैश की चली है, तो ये यहां पर कौन सा हो जाएगा? डोमिनेंट। तो आप मुझे बताइए, आपने ये डोमिनेंट और रिसेसिव जो चेक किए हैं, ये होमोजाइगस में चेक किया है हेट्रो में? हेट्रो में। ये हेट्रोजाइगस में चेक करने पड़ते हैं बच्चों। तो ये बात अब आप अच्छे से ध्यान रखें ना, कि जो भी हम सीखते हैं ना डोमिनेंट रिसेसिव का कंसेप्ट, ये हेट्रो में चेक करो, तब जाके आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। अरे बात समझे? ऐसे होमोजाइगस में चेक करने लगते हैं ना तो पता ही नहीं चलता है। आगे मैं आपसे पूछूंगा कि कौन डोमिनेंट कौन रिसेसिव, तो आप इस हेट्रो में चेक करके बता देना। और ये कंफ्यूज नहीं होना, व्हाइट येलो में तो ये तो था ट्रेट, और ये आर आर डैश क्या है? अलील। तो ये डोमिनेंट ट्रेट है, और आर हो गया रिसेसिव अलील, आर डैश हो गया डोमिनेंट अलील। तो ये कंसेप्ट यहां पर आप ध्यान रखिएगा। परिभाषा में अगली परिभाषा आती है फिनोटाइप, और इसी से रिलेटेड हम लेते हैं जीनोटाइप। फिनोटाइप जीनोटाइप क्या होता है, एक बार इसको फिर आप समझ लीजिएगा अच्छे से। फिनोटाइप और जीनोटाइप, प्राणी में किसी विशिष्ट लक्षण का दिखाई देने वाला बाहरी स्वरूप। ये ध्यान रखना, बाहरी स्वरूप जो बाहर से दिखाई देते हैं। जो बच्चों हमें बाहर से दिखाई देते हैं, तो जो बाहर से दिखाई देते हैं उनको कहा जाता है फिनोटाइप। जैसे हम अपनी ही बात करें, हमारा हमारी ऊंचाई, अपनी जो ऊंचाई है, हम कितने ऊंचे हैं, ये सब हमें बाहर से नजर आता है, बिल्कुल आता है। हमारा कलर कैसा है बाहर से नजर में आता है, हमारे हेयर कैसे हैं वो बाहर से नजर आता है। तो जो भी एक्सटर्नल दिखता है, बाहर से दिखता है, वही बच्चों कहलाता है फिनोटाइप। तो बाहर से विशिष्ट लक्षण जो बाहर भी दिखाई देते हैं वो फिनोटाइप कहलाता है। अच्छा, जीन का टाइप मतलब जो हमारे अंदर जीन बैठी है, दिखाई नहीं दे रही, जो अपने अंदर जीन बैठी है ना, वो जीनोटाइप है। अगर अपनी ऊंचाई बड़ी है तो इस ऊंचाई को बढ़ाने के लिए अपने अंदर जीन तो है ना, तो अपने अंदर जीन का टाइप नाम में लिखा है, जीन का टाइप वो जीनोटाइप कहलाता है। जैसे आप इसे एग्जांपल समझो, ज्यादा अच्छा समझ में भी आएगा। ये पौधा मैंने बड़ा बनाया है, ये पौधा छोटा बनाया है। डायग्राम में देख पा रहे हैं आप? बताओ ये पौधा टॉल या ड्वार्फ? पहला वाला टॉल, सबने लिखा कि टॉल। अच्छा, ये वाला, ये दूसरा वाला ड्वार्फ। अब ये जो टॉल और ड्वार्फ आपने कहा है, क्या ये आपने बाहर से देख के बता दिया, ये इस प्लांट के अंदर जाके पूछ क्या है? हाँ, कि उससे पूछा कि बता भाई तू टॉल है या ड्वार्फ है? हम बाहर से बता पा रहे हैं। तो जो बाहर से दिख रहा है, एक्सटर्नल नजर आ रहा है, अरे नजर आता है ना टॉल है ड्वार्फ है, तो ये इनके फिनोटाइप है।
अरे ये इनके फिनोटाइप हो गए। अब समझिएगा, अगर ये टोल बना है, ये टोल बना है, तो इसको बनाने के लिए इसकी कोशिका में कुछ ना कुछ जीन तो होगी। अरे अपने आप थोड़ी टोल बन गया, इसके अंदर कुछ ना कुछ जीन होगी। जैसे यहां पर जीन टीटी हो सकता है, टी स्मॉल टी हो गया। इसी तरह से अगर ये ड्वार्फ बना है, तो इसके अंदर कहीं ना कहीं स्मॉल टी कंडीशन होगी। मतलब इसकी सेल के अंदर यहां स्मॉल टी क्रोमोसोम पे बैठा होगा। ये मैंने बाहर बना दिया, लेकिन ये इनकी सेल के अंदर है। पौधे के ऊपर कैपिटल टी लिखा होता होगा, जो बड़ा होता होगा उसके ऊपर लिखा होता होगा। नहीं, लिखा नहीं होता है, वो उसके अंदर है। उसके अंदर जीन बैठी है, दिखाई नहीं दे रही, लेकिन उसके अंदर बैठी हुई है। तो ये जीन का प्रकार क्या कहलाएगा? जीनोटाइप। नजर नहीं आता, लेकिन उसके अंदर है तो सही, वो उसका जीनोटाइप कहता है। तो सीधी सी बात है, बाहर से देखिए तो फिनोटाइप, जीन अंदर बैठी है तो वो उसका जीनोटाइप कहलाता है। क्लियर? इसी तरह से एक परिभाषा और आती है, इसी से मिलती जुलती आती है, फिनोकॉपी। जब दो भिन्न जीनोटाइप भिन्न जीनोटाइप भिन्न वातावरणीय परिस्थितियों में रखने पर समान फिनोटाइप उत्पन्न करे, तो वो फिनोकॉपी कहलाते हैं। जैसे बच्चों इसको ऐसे समझिएगा, बहुत अच्छे समझने की कोशिश करना। ये मैंने एक प्लांट बनाया, ये एक प्लांट और यहां बनाया। अच्छा, यहां कैपिटल टी सीखना बेटे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। यहां स्मॉल टी दोनों जो रखे हैं मैंने, भिन्न भिन्न जीनोटाइप वाले प्लांट। अरे इसमें टीटी है, इसमें स्मॉल टी, जीनोटाइप भिन्न है। ये प्लांट लंबा है, ये यहां पर बोना था। मतलब एक तरह से कहूं कि इनके फिनोटाइप जो थे वो भी डिफरेंट थे। अब बच्चों मैंने क्या किया, इस छोटे वाले प्लांट के ऊपर जिब्रेलिन डाला। जैसे बच्चों मैंने यहां पर जिब्रेलिन डाला, मतलब इसका वातावरण भिन्न किया। एक पे डाला, दोनों पे नहीं, एक का मैंने वातावरण भिन्न किया। और जैसे मैं वातावरण भिन्न करता हूं, यहां पर यह प्लांट लंबा हो जाता है, ये प्लांट यहां पे बड़ा हो जाता है। और ये प्लांट अगर बड़ा हो गया, तो यहां पर आप देखो, इसका और इसका फिनोटाइप सेम आ रहा है। जैसे हमने जिब्रेलिन डाला, दोनों के फिनोटाइप समान आ गए। तो आप यहां पे बताइए, भिन्न जीनोटाइप, भिन्न वातावरण, लेकिन समान फिनोटाइप प्रदर्शित कर रहा है, तो ये एक दूसरे के आपस में फिनोकॉपी कहलाते हैं। ये फिनोकॉपी, अरे नाम से भी समझ में आता है, फिनोकॉपी। फिनोटाइप को कॉपी कर लेना, यही बच्चों फिनोकॉपी कहलाता है। फिनोटाइप को कॉपी करना, दोनों के फिनोटाइप सेम सेम आगे कॉपी हो गए, तो इसको फिनोकॉपी कहते हैं। लेकिन फिनोकॉपी कहने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट शर्त होती है, वातावरण का भी भिन्न होना जरूरी है। वातावरण का भिन्न होना बहुत जरूरी है। जैसे अगर मैं कहूं, ये कैपिटल टी स्मॉल टी, ये पौधा टॉल और ये पौधा भी टॉल बना। अब मैं आपसे कहूंगा, ये दोनों भी क्या फिनोकॉपी हो गए? तो ये दोनों टोल टोल ही तो आ रहे हो, यहां पर भी जीनोटाइप अलग है। हाँ, इनको फिनोकॉपी नहीं कहेंगे, क्योंकि ये दोनों तो टोल समान वातावरण में ही बन जाते हैं। अरे तो समान वातावरण में ही बन जाते हैं। कंडीशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, वातावरण का भिन्न होगा, वातावरण में चेंज हुआ तब जाके यहां सेम आ जाए, तभी उसी को हम क्या कह सकते हैं? फिनोकॉपी कह सकते हैं। तो ये कुछ परिभाषा बच्चों मैंने आज आपको यहां समझाई है। अगली क्लास में कुछ परिभाषा और होगी, वो खत्म करेंगे, और फिर हम मेंडल वाले सेक्शन की तरफ आगे बढ़ेंगे। आज के लिए बच्चों में इतना ही समझेंगे। अभी टेस्ट में बच्चों आप लोगों को ये सब आएगा, मेंडलिज्म तक हम यहां पर आएगा, तो मेंडलिज्म वाला सेक्शन आप लोगों को वहां तक तैयार करना है। अरे हो सकता है, लेकिन वही तो बताया, टी स्मॉल टी जो होगा सेम वातावरण में टोल दे देता है, वातावरण चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। यहां मेन कंडीशन वातावरण की आती है बच्चों। लिंक मैं कई बार भेज चुका हूं बच्चों। कौन है बच्चे? हाँ, कई बार तो लिंक भेज दिया मैंने आप लोगों को। एक सेकंड। हम्म
हाँ बच्चों, मैंने आप लोगों को ये हैंडआउट सेंड कर दिया। मिल गया आप लोगों को सबको? ओवरलैप होने का मतलब वो है बेटा कि वो स्लाइड कई बार एक ही स्लाइड को मैं क्या करता हूँ, स्किप करके अलग से बना देता हूँ, तो ओवरलैप नहीं होती स्लाइड। आप तो उसमें से 2 स्लाइड जो आती है ना, उसमें से एक को पढ़ लिया करो। वो ओवरलैप इसीलिए हो जाती है क्योंकि मैंने उसको बना इस तरह से रखा होता है सिखाने के लिए वो एनिमेशन में, तो ओवरलैप नहीं होती है ना। ओके बच्चों, थैंक यू।